विचार पर आधारित, जिसमें विचार का बल दिया गया है आचार को पुष्ट करने के लिए। लेकिन दर्शन, अब दर्शन शब्द चल पड़ा है फिलोसॉफी के अर्थ में। भंडारी साहब ने कहा फिलोसॉफी कहना ठीक है, नहीं ठीक है, पर दर्शन शास्त्र शब्द चल पड़ा है विश्वविद्यालयों में, और कहीं तत्व ज्ञान शब्द भी इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पुणे यूनिवर्सिटी में तत्व ज्ञान कहा है दर्शन को। तो तात्विक चिंतन जिसमें होता है, रियलिटी का चिंतन जिसमें होता है, व्हाट इज ट्रुथ एंड व्हाट इज रियलिटी, इसका चिंतन जिसमें होता है, और दुख से मुक्ति का चिंतन जिसमें होता है, विचार जिसमें होता है, वो दर्शन है। तो हम जैन दर्शन की यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि उसके समक्ष क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, और उनका क्या समाधान हो सकता है। जैन धर्म और दर्शन ये दोनों प्राचीन हैं, लेकिन दर्शन का विकास निरंतर होता रहा। जैन दार्शनिक ग्रंथों की रचना निरंतर होती रही। तीर्थंकरों ने जो कहा उसको हम धर्म के रूप में जानते हैं, लेकिन उसका भी आधार उन्होंने दर्शन को दिया है। उनकी शैली उस प्रकार की रही है, चाहे वो अनेकांत की शैली रही हो, स्यादवाद की शैली रही हो कथन की दृष्टि से, और जानने की दृष्टि से नए की शैली रही हो। बाद में हमारे आचार्यों ने, चाहे वो उमास्वाती उमास्वामी हो, आचार्य कुंद कुंद हो, सिद्धसेन समंत भद्र, पूज्यपाद देवनंदी, भट्ट अकलंक, आचार्य विद्यानंद, आचार्य हरिभद्र, आचार्य अभयदेव सूरी, आचार्य हेमचंद्र, आचार्य प्रभाचंद्र, उपाध्याय यशो विजय, विभिन्न आचार्यों, जिन भद्रगणी, क्षमा श्रमण, विभिन्न आचार्यों ने इस दर्शन को समृद्ध बनाया है। और वो अन्य दर्शनों के भी ज्ञाता थे। जैन दर्शन के साथ साथ भारतीय दर्शन परंपरा के ज्ञाता रहे। उन्होंने भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कैसे जैन दर्शन के सिद्धांत प्रासंगिक हैं, कैसे युक्ति संगत हैं, उसको भी प्रस्तुत किया। ये चैलेंजेस हर युग में रहे हैं कि जैन दर्शन के सामने क्या चुनौती है। तो उस चुनौती को उन आचार्यों ने स्वीकार कर जैन दर्शन को उस तरह से प्रस्तुत किया कि अन्य दर्शनों की तुलना में जैन दर्शन सही रूप में सिद्ध हो सके, सही ढंग से सिद्ध हो सके। इस चुनौती को उन्होंने स्वीकार करके ऐसे दर्शन ग्रंथों की रचना की। दूसरी ओर उन्होंने जो आध्यात्मिक रुचि वाले लोग हैं उनके लिए भी दर्शन ग्रंथों की रचना की, और नए नए निर्माण किया। जैसे एक विधा निर्मित की, योग दर्शन की विधा, जैन योग की विधा। जैन योग की चर्चा हमको यद्यपि आगमों में भी प्राप्त होती है, सूत्र कृतांग आदि में अज्जप योग, भावना योग आदि, यानी अध्यात्म योग, भावना योग आदि की चर्चा वहां मिलती है, किंतु आचार्य हरिभद्र सूरी ने मौलिक अवदान किया। 4 ग्रंथ उन्होंने योग दर्शन के लिए, योग से संबंधित 4 ग्रंथों की रचना की। तो इस तरह से दर्शन को एक नया आयाम दिया। दर्शन को अध्यात्म के ग्रंथ भी मिले, चाहे वो इष्टोपदेश हो, समाधि तंत्र हो पूज्यपाद देवनंदी के, चाहे वो अध्यात्म सार हो उपाध्याय यशो विजय जी के द्वारा, चाहे अध्यात्म उपनिषद हो यशो विजय जी के द्वारा। इस प्रकार से भांति भांति के ग्रंथ रचे गए, विभिन्न आयाम दिए गए। लोग की क्या मांग है, क्या उनकी डिमांड है, उस तरह के ग्रंथों की भी रचना की, और ये परंपरा निरंतर चलती रही। उसके पश्चात 19वीं 20वीं शती में हमारे कुछ आचार्यों ने और कुछ विद्वानों ने उन ग्रंथों की महत्ता को प्रदर्शित किया। विदेशी विद्वानों में भी और भारतीय विद्वानों ने भी, दोनों ने ही इस परंपरा को आगे बढ़ाया। भारतीय विद्वानों में अगर हम कहें तो पंडित सुखलाल संघवी जी, उन्होंने भारतीय विद्या का, वो पूरे सभी दर्शनों के ज्ञाता विद्वान थे, यूं प्रज्ञा चक्षु थे। लेकिन प्रज्ञा चक्षु वास्तव में उनका नाम सही था, क्योंकि उनका चक्षु, प्रज्ञा ही उनकी चक्षु थी, बाहरी चक्षु नहीं काम करते थे, लेकिन प्रज्ञा उनकी काम करती थी। इसीलिए उन्होंने भारतीय दर्शन के सभी सिद्धांतों को, सभी मंतव्यों को ध्यान में रखते हुए जैन दर्शन के ग्रंथों को उस तरह से आलोडन किया और उन पर टिप्पण लिखे। जैसे प्रमाण मीमांसा पर उन्होंने टिप्पण लिखे, जैसे उन्होंने सन्मति तर्क जो सिद्धसेन सूरी का ग्रंथ है, उस पर एक टीका है अभयदेव सूरी की,
जिसको तत्वबोध विधायिनी के नाम से जाना जाता है, सन्मति तर्क टीका को, उसका संपादन किया था पंडित सुखलाल जी संघवी ने, जो 5 भागों में गुजरात से, अहमदाबाद से, गुजरात विद्यापीठ से प्रकाशित हुए थे 5 भाग, फिर वो जापान से भी प्रकाशित हुए। तो इस तरह का उन्होंने एक सॉलिड कार्य किया कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे, जो पांडुलिपि के रूप में विराजमान हैं, उन ग्रंथों को 20वीं शती के विद्वानों ने संपादित किया, प्रकाशित किया और कुछ के अनुवाद भी किए। इस क्षेत्र में डॉक्टर हीरालाल जैन 2 तरह के हैं, जिन्होंने धवला का भी काम किया, जय धवला का काम किया। फूलचंद शास्त्री जी, पंडित दलसुख मालवणिया, पंडित बेचरदास जी, हरिवल्लभ भायानी, और इधर A.N. उपाध्याय, आदिनाथ नेमनाथ उपाध्याय, इन विद्वानों ने बहुत काम किया। पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री, तो उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का, महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया। कुछ ने संपादन किया, बड़ी बड़ी भूमिका लिखी ताकि उस ग्रंथ के बारे में जानकारी हो। तो धीरे 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 भारतीय आचार्यों ने किस प्रकार से दर्शन को योगदान दिया है, तो उसके पश्चात ये चुनौती हुई कि हमारे दर्शन, प्राचीन दर्शन ग्रंथों में क्या है। देखिए, दर्शन जो है वो आगमों में भी उपलब्ध है, आगम के बाद निरुक्ति साहित्य में भी दर्शन है, चूर्णी साहित्य में भी दर्शन है, और भाष्य में भी दर्शन है, लेकिन इनको अभी तक उस ढंग से प्रकाश में नहीं लाया गया है। चूर्णी साहित्य अभी एकदम लोगों की दृष्टि में अपरिचित सा है, क्योंकि उसका कोई अनुवाद नहीं है। उस पर काम करा रहे हैं अभी JB शाह साहब, संपादन का काम कर रहे हैं, लेकिन अनुवाद की भी महती आवश्यकता है। निरुक्ति साहित्य का अनुवाद जरूर लाडनू से प्रकाशित हुआ, कुसुम प्रज्ञा जी के द्वारा उस पर काम किया गया। भाष्यों पर भी कुछ प्रकाशन आया है, संपूर्ण तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चूर्णी साहित्य भी अधूरा है। तो हम प्राचीन साहित्य में क्या है उसको ठीक से जानेंगे, तब दर्शन आगे बढ़ेगा। अब ये चुनौतियां हर काल में रही हैं, अभी भी वो चुनौतियां हमारे सामने है। कई पांडुलिपियां भी हैं, कई ग्रंथ अभी भी अनुदित नहीं हैं, लेकिन नई पीढ़ी के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, उनमें सबसे पहले चुनौती भाषा की। संस्कृत और प्राकृत भाषा जब तक नहीं जाने, तब तक प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कैसे किया जाए, जिनका अनुवाद उपलब्ध नहीं हुआ। जिनका अनुवाद उपलब्ध हुआ है उनमें अवश्य वो कुछ प्रवेश कर सकते हैं, चाहे वो अंग्रेजी में हुआ हो, चाहे गुजराती में हुआ हो, चाहे हिंदी में हुआ हो, या अन्य भाषा में हुआ हो। जो जिस भाषा का जानकार है वो उस भाषा को आधार बना करके उसके संबंध में अध्ययन कर सकता है। लेकिन जिसका अनुवाद नहीं है, तो संस्कृत और प्राकृत जानेंगे तब उसका अनुवाद होगा। तो पहली चुनौती तो उन ग्रंथों का अध्ययन करना, उनका अध्ययन, फिर उसके कंटेंट को ठीक से समझना, फिर उसको तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना, और आज के रूप में प्रासंगिक बनाते हुए कि वैसे आज की मानवीय समस्याओं के निराकरण में व्यक्तिगत समस्याएं हों, चाहे सामाजिक समस्याएं हों, चाहे वो राष्ट्रीय समस्याएं हों, चाहे वैश्विक समस्याएं हों, उन समस्याओं के निराकरण में भारतीय जैन दर्शन के जो ग्रंथ है वो कैसे उपयोगी हैं, उस रूप में चिंतन करना, उनका महत्व प्रस्तुत करना, और प्राचीन आचार्यों ने कैसे उनका निराकरण किया और हम क्या कर सकते हैं, नया उसमें योगदान देना। देखिए, रिसर्च का तात्पर्य यह है कि हम कुछ योगदान दें ज्ञान के क्षेत्र में। ज्ञान के क्षेत्र में योगदान ही रिसर्च है। तो हम उस भूमिका पर होंगे तब उसमें योगदान कर पाएंगे। वो भूमिका तब बनेगी जब उन ग्रंथों में क्या कहा गया है, उसका क्या जिस्ट है, उसको जब हम ध्यान में लेंगे तब हम उसमें रिसर्च कर पाएंगे। तो रिसर्च एक प्रकार से, सही ढंग की रिसर्च हमारे लिए चुनौती का काम है, चुनौती है। तो एक विज्ञान के क्षेत्र में हम इस पे कई रूपों में काम कर सकते हैं कि किस किस प्रकार का योगदान हमारा हो सकता है। विज्ञान और तकनीकी आज के युग में है, और जो लोग इससे परिचित हैं वो अभी ये सोचते हैं कि भाई मैं इसी विज्ञान की दृष्टि से ही चिंतन करूं, और इस संस्था में JS में अधिकतर वैज्ञानिक ही जुड़े हुए हैं, और विज्ञान को आधार बनाकर वो जैन दर्शन पर चिंतन करते हैं। लेकिन जैन दर्शन की जो भूमिका है वो उससे बड़ी है, क्योंकि विज्ञान सत्य पर आधारित है, दर्शन भी सत्य पर आधारित है, लेकिन
वहां दो तीन अंतर उसमें नजर आते हैं। विज्ञान जो करता है वो केवल जो मेटीरियल मैटर है, या कहें कि जो पौद्गलिक जगत है, भौतिक जगत है, वहां तक अपना चिंतन रखता है, वहां तक सोचता है। अब कॉन्शियसनेस पर भी सोचने लगा है। लेकिन दर्शन जो जैन दर्शन का हो और जैन धर्म, या मैं दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूं, तो वो दोनों ही हमारे दुख निवारण की समस्या पर भी केंद्रित है कि दुख का निवारण कैसे हो। विज्ञान उस निवारण को भौतिक साधनों से दूर करना चाहता है, धर्म और दर्शन उसको आभ्यंतर कारणों का निवारण करके दूर करना चाहता है। ये बेसिक डिफरेंस है जो विज्ञान में और दर्शन में है। विज्ञान से उन बातों को हम दर्शन के साथ जोड़ सकते हैं जो भौतिकता से रिलेटेड है, जो पुद्गल से रिलेटेड है, शरीर से रिलेटेड है और बाह्य जगत से रिलेटेड है। जैसे बाह्य जगत में हमारे समक्ष जैन दर्शन कहता है भाई परमाणु है, और परमाणु कैसा वो बतलाते हैं, उसका स्वरूप वहां दिया गया है। तो वैसे परमाणु वाले स्वरूप को हम जैन बाह्य जो साइंस है, विज्ञान है, उसके साथ में मेल, उसके साथ में उसकी तुलना कर सकते हैं, उसके साथ में उसकी खोज कर सकते हैं कि जैसे जो इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है, क्या वो विज्ञान उसको स्वीकार करेगा? विज्ञान उस प्रकार से उसको क्या किस रूप में स्वीकार करेगा? ये एक प्रश्न है। ऐसे ही जैन दर्शन में जो वर्गणाएं स्वीकार की गई हैं, सूक्ष्म वर्गणाएं, क्या सूक्ष्म वर्गणाएं विज्ञान स्वीकार करता है? चाहे वो उदारिक हो, वैक्रिय हो, आहारक हो, तेजस हो, या जितनी भी 8 वर्गणाएं भी मानी गई हैं, 23 वर्गणाएं भी मानी गई हैं। तो इन वर्गणाओं को क्या जैसे भाषा वर्गणा है, मनोवर्गणा है, क्या विज्ञान इनको सिद्ध कर सकता है? हम हमारी सीमा में चिंतन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट डेवलप अगर समाज करता है, उस प्रकार की यूनिवर्सिटी कोई बनती है, उस तरह के प्रयोग होना शुरू होते हैं, तो संभव है कि हम भाषा वर्गणा के पुद्गलों को पकड़ सकें, हम मनोवर्गणा के पुद्गलों को पकड़ सके और कह सके कि देखो ये मनोवर्गणा के पुद्गल है, ये भाषा वर्गणा के पुद्गल है, ये उदारिक वर्गणा के पुद्गल है, ये श्वासोश्वास के पुद्गल हैं। ऐसे पुद्गलों को हम क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इस फील्ड में साइंस और धर्म काम कर सकता है, उस फील्ड में काम कर सकता है। ऐसे ही काल को लेकर के जो जैन दर्शन विचार करता है, काल और आकाश को लेकर के विज्ञान भी विचार करता है, जैन दर्शन भी विचार करता है। तो उस फील्ड में लेकर के जैन दर्शन और विज्ञान किस तरह का चिंतन कर सकते हैं, वो भी एक विचार का विषय बन सकता है। वैसे यहाँ कई वक्ता अपने अपने विचार रखेंगे। तो एक तो दर्शन के क्षेत्र में जब हम रिसर्च करें तो विज्ञान ओरिएंटेड हो सकता है, एक दर्शन ओरिएंटेड ही हो सकता है जिसमें विचार का और विकास होगा कि अब तक जो विचार किया गया है उसमें अब क्या नई संभावनाएं हैं और विचार और नए ज्ञान को बढ़ाने की। जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक आयाम दिया अर्थशास्त्र का, महावीर का अर्थशास्त्र एक नया आयाम दिया, क्योंकि आज अर्थशास्त्र की चर्चा की जाती है। अब जैन दर्शन में तो अपरिग्रह तो है, अहिंसा भी है, अब अर्थशास्त्र नाम का कोई शास्त्र नहीं था। व्यापार भी है, सब कुछ व्यापार भी होता था, लेकिन अर्थशास्त्र नाम का कोई शास्त्र नहीं था। तो एक नया आयाम दिया, महावीर का अर्थशास्त्र खड़ा किया, फिर और भी लोगों ने उस पर काम किया है। तो एक नया आयाम, जैसे योग का हरिभद्र सूरी ने दिया, जैसे ध्यान का भी दिया गया, प्रेक्षा ध्यान दिया, और भी संत अब ध्यान पर भी केंद्रित थे, तो नया आयाम भी दिया जा सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, लेकिन उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम कहाँ किस रूप में ढाल सकते हैं, किस रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, ये चिंतकों पर निर्भर करता है कि वो अन्य ट्रेडिशन को पढ़कर, जैसे मनोविज्ञान हम कह सकते हैं, जैन दर्शन का मनोविज्ञान, व्हाट इज साइकोलॉजी इन जैन फिलोसॉफी, इसको कितना ही डेवलप किया जा सकता है, अभी बहुत संभावनाएं है। यद्यपि थोड़ा काम हुआ इस पर, लेकिन ज्यादा काम नहीं हुआ। और अगर मनोविज्ञान की दृष्टि से जैन दर्शन को सोचा जाएगा, अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये वर्ल्ड में और अपनी रिकॉग्निशन दे सकता है। अभी जो सबसे बड़ी कमी जैन दर्शन में है वो ये कि यहाँ पर फॉलोवर्स तो हैं जैन दर्शन के, लेकिन उस फील्ड में विद्या के चिंतक नहीं है, विद्या के नए आयाम देने वाले नहीं है, अंग्रेजी में लिखने वाले उस तरह के नहीं है। विदेशी भी काम करते हैं जैन दर्शन के फील्ड में, जैकोबी ने काम किया, शुब्रिंग ने किया, ई फ्राउ वालर ने किया, कई सारे विद्वानों ने काम किया है। अच्छा, समय कितना, 1-2 मिनट पे पूरा कर दूं? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो अब मैं बाद में जो अपनी बात बचेगी तो मैं कह सकता हूं, लेकिन एक बात ध्यान में लाना चाहूंगा
कि हमको जैन दर्शन को आगे लाने के लिए क्या करना चाहिए। एक तो विश्वविद्यालयों में ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करें जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा सके जैन दर्शन। मेरी अभी बात हुई थी दिल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो दर्शन शास्त्र विभाग में है, फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में, बोले हम तो केवल अनेकांतवाद पढ़ाते हैं जैन दर्शन का, अन्य कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाते। तो हमने उनको इस तरह से प्रेरित नहीं किया कि इसको पढ़ाना आवश्यक है, उस तरह के उनको ग्रंथ नहीं मिलते हैं। तो उनके मन को बदलने के लिए उस ग्रंथ को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि पढ़ने पढ़ाना आवश्यक जैसा प्रतीत हो जाए, इस रूप में काम की आवश्यकता है। इसी तरह से जो आम लोग हैं जो जैन दर्शन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके लिए जैन दर्शन उस रूप में सरल रूप में प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। ऐसे यूथ के लिए भी जैन दर्शन को उस रूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है कि हम कैसे नई पीढ़ी को जोड़ें, और उसको प्रस्तुति में तार्किक और वैज्ञानिक रीति को अपनाए जाने की आवश्यकता है। मैंने कुछ बातें कही हैं, लेकिन अभी यहाँ जो उपस्थित हैं वक्ता वो अपनी अपनी बात कहेंगे, उसके बाद समाहार में और कोई बात बचेगी तो जोड़कर कही जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये डॉक्टर देव कुमार जी साहब कुछ बोलेंगे। समय सीमा जरा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। Sabiko Sada Jay Engineer, I'm very excited to be in the university campus. My life has been all the time in academics. So when I came here, I used to come to the Padosi University, Maharana Pratap. We were funding it. I was in charge of funding. So I very having a lot of nostalgic memory. I will not take much time. I only want to say namaskar, jai Jine to all of you. You're all experts in each of the field. Many of you are community leaders, organizers. I should particularly thank Professor Bandari and his team for organizing a lot of other people. That's an aspect of it. Kindly pardon me that I'll be speaking in English. कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिए। मैं तमिलनाडु का हूँ, बट फिर भी हिंदी बोल सकता हूँ। बट मैं ज़्यादा नहीं देगा हमारा प्रोफेसर साहब के सामने। मैं कुछ विशेष रूप से बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं मेरे प्रेजेंटेशन में समझ जाएंगे मैं किस दिशा में मेरा लाइफ चल रहा है आजकल। सो इतना में करके मैं इसके पर्याप्त विराम देता हूँ। थैंक यू। सादर जय जिनेन्द्र। सो नाइस ऑफ यू। आपने तो बहुत ही जल्दी में खत्म कर दिया, लेकिन क्वेश्चन होंगे उसके तो आंसर आपको देने ही होंगे। मेरा पहले आशीष शाह होंगे। हाँ? थैंक यू सो मच। पहले मेरा हो गया। हाँ नहीं, अभी मैं बार नाम बोल देता हूँ। अभी डॉक्टर आशीष शाह, बड़ौदरा। मैं एक चीज थोड़ा सा कहना चाह रहा था। आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही थी कि हमारे इतने विद्वानों के नाम लिए, उन्होंने नए मतलब ये पांडुलिपियों पर काम किया। मुझे डॉक्टर प्रेम सुमन जी की एक बात याद आ गई। ये कह रहे थे कि जब ये यूनिवर्सिटी में थे तो स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट ये रहता था कि आप एक पांडुलिपि का वो कुछ समीक्षा लिख करके लाएं। तो ये बड़ा अच्छा प्रयास था। मैं समझता हूँ प्रेम सुमन जी इस पर और अच्छा प्रयास डालेंगे। लेकिन अभी मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर आशीष शाह फ्रॉम बड़ौदा। इनका टॉपिक है साइंटिफिक रिसर्च पोटेंशियल ऑफ जैन फिलोसफी एंड राइटिंग ऑफ इंटरनेशनल जर्नल, राइटिंग इन इंटरनेशनल। कर दो।
ओके, सो सभी को सादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम। माई सेल्फ डॉक्टर आशीष शाह। आई एम प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, सुमनदीप विद्यापीठ, बड़ौदा. First of all, I would like to thank management of university, Vice Chancellor Madam, Principal Sir, and JS for inviting me over here. मेरा जो आज का जो सेशन रहेगा, मैं उस पर सिर्फ यही बात करना चाहूँगा कि हम लोग जब पब्लिशिंग की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं बुक पब्लिश की, लेख प्रकाशित किया, बट क्या वो जो आपने चीज़ की है वो करंट जो वर्ल्ड का ट्रेंड है उसके हिसाब से वो सही है कि नहीं है? पहली तो चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा. सेकेंड थिंग कि अगर हम जो चीज़ कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मेरे से भी बहुत सुपर सीनियर, मेरे ख्याल से मेरा बॉन्ड नहीं हुआ होगा अगर तब आप लोग जैन धर्म पे काम करते रहे होंगे, तो मैं आपके नॉलेज के बारे में तो कुछ कमेंट कर ही नहीं सकता. बट कहाँ जैन धर्म स्कॉलरली पब्लिशिंग में लैकिंग है, वो मैं कुछ 15-20 मिनट जो मुझे दिया गया है उस पर मैं इंटरेक्ट करना चाहूँगा. सो सबसे पहला ये, क्योंकि ये राउंड द टेबल मीटिंग है, कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हाट इज स्कॉलरली पब्लिशिंग? स्कॉलरली पब्लिशिंग क्या होता है? यहाँ पे काफी सारे स्कॉलर्स है, काफी सारे विद्वान बैठे हुए हैं. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज स्कॉलरली पब्लिशिंग? स्कॉलरली पब्लिशिंग क्या होता है? कैन एनीवन? क्या हम पहुंचा पाएंगे? हेलो, यस प्लीज. ओके. ये जो भी पब्लिकेशंस होते हैं यूजीसी लेवल पर भी होता है और एग्रीकल्चर के आईसीआर लेवल पर भी होते हैं, उनकी रेटिंग होती है और जो आउट ऑफ 10 में जिसके अच्छे नंबर होते हैं उसको अच्छा पब्लिकेशन माना जाता है. सो थैंक यू सर. जो जैसे सर ने बताया कि पब्लिकेशन की रेटिंग जो है दैट इज यूजीसी स्केल पे रेटिंग होती है. तो सबसे पहले ये स्कॉलरली पब्लिशिंग क्या है? स्कॉलरली पब्लिशिंग ऐसा पब्लिश होता है जिसका उद्देश्य ये है कि आपकी जो बात है, वट एवर, फिलोसॉफी हो चाहे साइंस हो या जो भी हो, यहाँ पे मैं फिलोसॉफी पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि फिलोसॉफी के लोग ज्यादा है, तो वो आपको वर्ल्ड के सामने रखना है. तो वर्ल्ड के सामने रखने में एक्सेप्टेंस कैसे होता है? तो एक तो है वो समझने की भाषा में आनी चाहिए, उसका कुछ फॉर्मेट फिक्स रहता है. जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, यहाँ पे हमने सर एब्स्ट्रैक्ट वाली पब्लिश की है. सो मैंने जब देखा मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट जो थे दे आर रॉन्गली रिटन. आइडियल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें 300 से ज्यादा वर्ड ही नहीं होते और वो इट सेल्फ 300 शब्द में कहा जाता है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है. तो मैं ये चीज को सीखने के लिए तो टाइम चाहिए, बट मेरा आज का जो भी विषय है उसमें मैं यही बताना चाहूंगा, आप लोगों को सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन करवाना चाहूंगा कि वो कैसे पब्लिशिंग होता है और जैन धर्म उसमें कहाँ लेकिंग रह गया और दूसरे धर्म हमसे पब्लिशिंग में कितना एडवांस है, ये मैं आज सेंसिटाइज करना चाहूंगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So agenda is what is scholarly publishing, importance of scholarly publishing, qualities for scholarly index publishing, जैसे one of the scholarly index आपने UGC बताया. Second is status of Jain religion, जैन धर्म का स्कॉलरली पब्लिशिंग में क्या स्टेटस है, अदर रिलीजन का स्कॉलरली पब्लिशिंग में क्या स्टेटस है, एंड प्रोबेबल रीजंस फॉर लैकिंग ऑफ स्कॉलरली पब्लिशिंग रिलेटेड टू जैनिज्म, and final tips and takeaways. Next slide please. Next. So scholarly publishing मतलब क्या होता है कि आज का जो वर्ल्ड है, जो भी आप फिलोसॉफी लिखते हो या तो साइंस बेस्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च जो भी आप करते हो,
उसको कहीं ना कहीं आपको पब्लिश करना है। तो यूजीसी इज द लोवेस्ट क्राइटेरिया जो एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है। बट ग्लोबली क्या एक्सेप्टेबल है? आप लोगों का रिसर्च अगर स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और पबमेड, अगर ये तीन चीजों में आपका फिलोसॉफी का पेपर नहीं है, देन वो पेपर का वैल्यू नियरेस्ट टू जीरो है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट ग्लोबली डिमांड यही है और हमको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं पे जैसे भंडारी सर बता रहे थे कि हम यूनाइट नहीं हो रहे, कहीं पे हम पीछे रह रहे, और या तो जैन धर्म आगे नहीं जा, क्योंकि हमारे जो भी साधु महात्मा है उनकी एक लिमिटेशन है, दे कैन नॉट ट्रैवल। सेकेंडरी कि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इतना हैबिचुएट नहीं है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको इंटरनेशनली कैसे लेके जाए। तो ये अगर आप कर पाओ, अगर आपका आर्टिकल पब्लिश होता है, उसका इंडेक्सिंग यूजीसी से स्टार्ट होता है। नाउअडेज जो यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े उनको पता है कि नेक एक्रीडेशन में अभी यूजीसी को इनवैलिड कर दिया गया। नाउ देयर इज नो मोर आई मीन इंपॉर्टेंस ऑफ यूजीसी के लिस्ट जर्नल इन एकेडमिक्स। तो आपको कंपलसरी जाना पड़ेगा स्कोपस, वेब ऑफ साइंस या तो पबमेड में। और वो इंडेक्सिंग में अगर आपको काम करना है तो आपको क्वालिटी लिखनी पड़ेगी। आप लोग क्वालिटी काम ही कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं उसको जो मोल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं वहां पे हम लेकिंग है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आज हाईलाइट करना चाहूंगा। तो अगर आप ऐसा पब्लिशिंग कुछ करते हो, सो स्कॉलरी पब्लिशिंग रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ एकेडमिक्स सच एज रिसर्च आर्टिकल्स। उसमें रिसर्च भी हो सकता है, रिव्यू भी हो सकता है और केस स्टडीज भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप फिलोसॉफी उसमें नहीं आता है। देन पब्लिशिंग इन इंडेक्स जर्नल एंश्योर्स वाइडर विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में दुनिया में कोने में बैठे मैं आपका पढ़ सकता हूँ। सपोज अगर हमने कुछ आर्टिकल लोकल मैगजीन में पब्लिश किए या तो बुक पब्लिश की, तो उसको रिफर करने वाले नंबर ऑफ पीपल कितने हैं आपको रियल टाइम नहीं पता है। एट द सेम टाइम अगर आप इंडेक्सिंग में जाते हो तो मैं आपको इंश्योर कर पाऊंगा कि मेरे आर्टिकल कितने कंट्री वाले पढ़ रहे हैं, कितने कंट्री वाले रिफर कर रहे हैं। सो दिस हाउ आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माय राइटिंग। यहां पे अपनी अकेले की बात नहीं आती है कि जब मैं जैन फिलोसॉफी को रिप्रेजेंट करता हूं तो वो वर्ल्ड में पहुंच रही है, एक्चुअली पहुंच रही। जो हम पब्लिश करें वो कहीं ना कहीं तक सीमित है। मैं भंडारी सर से करीबन 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारा भी चर्चा में यही चलता है कि स्कॉलरली पब्लिशिंग एक ऐसा है जहां पे जैन स्कॉलर्स या तो जो भी विद्वान है वो बहुत लैकिंग है, या उनको आता नहीं है, या तो उनको सेंसिटाइजेशन नहीं है, मे बी एज लिमिटेशन व्हाट्स एवर क्राइटेरिया होगा। बट ये चीज अगर नहीं की तो हमारा जो भी प्रयास है वो वर्ल्ड तक नहीं पहुंचने वाला है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। सर 5 मिनट्स तो लगेगा क्योंकि अदरवाइज आई कैन नॉट गिव अ राइट मैसेज टू द या मुझे 20 मिनट का सर बोला गया था पहले। या ओके, आई विल कंक्लूड इन 5 to 7 मिनट्स। सो क्वालिटी रिसर्च में पर्टिकुलरली क्या होता है? सो यू हैव टू फॉर हाई क्वालिटी रिसर्च आप जो भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट है, उसके बाद इंट्रोडक्शन, मेथड्स होता है, रिजल्ट होता है, उसका डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है, इथिकल अप्रूवल होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, साइंटिफिक जर्नल के साथ कैसे पब्लिश करना है, काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं। शायद हम ये मैथोडोलॉजी से आर्टिकल अभी मैंने जो भी पढ़े हैं, टू माय बेस्ट ऑफ नॉलेज वेरी रेयर आर्टिकल आर देयर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टेटस ऑफ जैन फिलोसॉफी रिसर्च इन स्कॉलरी पब्लिशिंग। इसमें मैं ये बताऊंगा कि ओरिजिनली वैलिड ऑथेंटिकेटेड आइडेंटिटेड जैन फिलोसॉफी के कितने हैं। नेक्स्ट प्लीज। देखो आर्टिकल इंडेक्स्ड इन जर्नल रिलेटेड टू जैन फिलोसॉफी, ओनली 3 आर्टिकल्स आर वैलिड एज पर स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और पबमेड। और मैं ये रेफरेंस के साथ कोट कर रहा हूं। आप ये रेफरेंस मैं चाहे तो प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, ये रेफरेंस के साथ दिया गया हुआ है। मैंने स्कोपस में देखा, वेब ऑफ साइंस, पबमेड, इवन गूगल स्कॉलर, चारों को चेक करके आज मैं आया हूं।
मैंने इसके लिए डेज ऑफ एफर्ट्स लगे हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू सेंसिटाइज अबाउट दिस थिंग. ओनली 3 रिलेटेड टू फिलोसॉफी. नेक्स्ट प्लीज. Google Scholar have, but it doesn't. Google Scholar is not as considered as the globally publishing criteria. One of the thing, sir. Google Scholar का जो रेटिंग है वो ग्लोबल एक्सेप्टेंस में नहीं आता है सर. उसमें गूगल स्कॉलर में स्कोपस, पबमेड और वेब ऑफ साइंस मैंने तीनों यहाँ पे इनकलकेट किए. नेक्स्ट स्लाइड में भी वो आएंगे सर. नेक्स्ट प्लीज. Yeah, related to research, only 4 articles, which is particularly मैं गूगल स्कॉलर मतलब गूगल की जो जर्नल है उसको वेरीफाई किया. मैं गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ. उसमें जो सर आप बता रहे हो ना, जो गूगल स्कॉलर, दैट इज वन ऑफ द इंडेक्सिंग. गूगल से मैंने वो वेरीफाई किया है कि वो स्कोपस, वेब ऑफ साइंस या पबमेड में है कि नहीं. तो ओनली 4 आर्टिकल रिलेटेड टू द रिसर्च विच इज अवेलेबल एज पर स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और पबमेड. So whatever the work which has been done is no more like authenticated source for this. As one of the lacking criteria कि जहां पे ये publishing का हमारा validation नहीं हो रहा है. Next please. Next. Now see status of other religions. Very interesting slide. मैंने यहाँ पे रेफरेंस के साथ कोट किया हुआ है. आप चाहे तो ये वेबसाइट रिफर करके वहां से कर सकते हो. हिंदुइज्म में 2000 से 2023 के बीच में क्वालिटी इंडेक्सिंग में पब्लिश हुए मोर देन 1193. वही अगर हम बुद्धिज्म देखें, ड्यूरेशन है 1975 से 2017, उसके बीच 25,000 से भी ज्यादा आर्टिकल है. वहां पे जैनिज्म का कंपेयर करें तो 3 + 4 = 7 ओनली. देन मुस्लिम में मैंने ओनली लिया है रामदान, फास्टिंग का इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे. फिलोसॉफी की मैं बात नहीं कर रहा हूं. आई हैव इंटेंशनली कोटेड द फास्टिंग रिसर्च. तो वहां पे देखिए मोर देन रामदान मतलब रमजान के फास्टिंग के पेपर्स स्कॉलरली एक्सेप्टेड इंडेक्स में मोर देन 1900. वो 1952 से लेके 2001 के मोर देन 7 डिकेड्स, राइट. देन क्रिश्चियन में देखिए 4 लाख प्लस, और इनका एक अलग से इंडेक्सिंग चलता है, क्रिश्चियन पीरियोडिकल इंडेक्स. आप रिफर कर सकते हो उसको. मोर देन 4 लाख आर्टिकल्स आर अवेलेबल, जिसको ग्लोबली कोई भी पढ़ सकता है. नेक्स्ट प्लीज. सर बायसनेस इसमें इसलिए नहीं होगा कि ये रेफरेंस के साथ मैंने आप वेबसाइट रिफर करके इसके भी आर्टिकल सर पब्लिश होते हैं. जैसे मैं आपको वो क्वेश्चन का आंसर देता हूं. हाँ हाँ, काम नहीं. ये स्कोपस, वेब ऑफ साइंस या तो पबमेड इंडेक्सिंग में होना चाहिए. मेरा पहला ही तरीका सर ये है, क्योंकि गूगल स्कॉलर और यूजीसी इज नाउ ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. हाँ हाँ हाँ. सर आपके बात में समझ गया. मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम जो पब्लिश करें वो ऑथेंटिकेटेड, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है. तो मैं यही बता. हाँ, कंपैरिजन शायद आपको कंफ्यूजन है सर. मैंने पहले ही बताया हुआ है, यहाँ पे जो भी स्कॉलर्स है उनको इंडेक्सिंग के बारे में ज्यादा पता होगा. ये कंपैरिजन उसी बेस पे है जो एक्सेप्टेबल है अराउंड द वर्ल्ड वाला सर. हाँ. यस यस, राइट. हाँ, तो ये नेक्स्ट में मैं वही आऊंगा सर. नेक्स्ट में वही टॉपिक है, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं आप. हाँ, जैनिज्म का सर फिगर गूगल में आपको मिलेंगे, बट एज पर इंडेक्सिंग 3 फिलोसॉफी वाले जो स्कोपस, वेब ऑफ साइंस या पबमेड में, ये शायद एक्सेप्टेबल आप लोगों को इसलिए नहीं हो रहा है कि शायद ग्लोबल ट्रेंड से हम वंचित रह गए हैं. हमको नहीं पता है कि क्या एक्सेप्टेंस होता है, बट आप ये रिफर कर सकते हो. ये मेरे कहने का मतलब ये, आई एम नॉट अपोजिंग एनीथिंग. मुझे सॉरी सर, मुझे अभी आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये फिर और लोगों को हम नहीं सुन पाएंगे. 1 बजे अपना लंच सर है. एक ही स्लाइड बची है. हाँ लास्ट है, तो कर हाँ, लीजिए खत्म. हाँ हाँ.
इंडेक्सिंग जर्नल्स, हाँ हाँ हाँ, यस, Scopus Web of Science something. Yeah, yeah. Yeah. Yes. Yeah. Yes, I'll just conclude. So some of the reference I have got it over here. Next, last slide ही है अभी. Last slide. कि ये सारी जर्नल इंडेक्सिंग है जहां पे आप जैन फिलोसॉफी के आर्टिकल पब्लिश एक्चुअली कर सकते हो. ये इंडेक्सिंग जर्नल है, यहाँ पे जैन फिलोसॉफी के आर्टिकल एक्सेप्टेबल होते हैं. So just to give you a message regarding this, okay. So मेरा कंक्लूजन यही था कि इंडेक्सिंग कैसे होता है, स्कॉलरली पब्लिशिंग की अवेयरनेस हम में होनी चाहिए. आई वॉज नॉट इंटेंडेड कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, उसको एक सही रास्ते पे लाना ये ज़रूरी चीज़ है. दैट इज़ द नंबर वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग, अगर ये जाते हो तो जो हमारा सबका जो मोटिव है कहीं ना कहीं वो प्रूव या तो हम वर्ल्ड लेवल पे उसको ला सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच आशीष जी. सॉरी हम आपका वो पूरा बात नहीं सुन पाए. लेकिन ये जो हमको एक चीज़ तो ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अभी जो हमारा पीएचडी का लेवल है, मैंने जैन धर्म के अंदर देखा है, कई थीसिस मैंने देखी हैं, वो थोड़ा पुअर तो है. हमारे यहाँ मार्किंग का जो सिस्टम है वो भी बड़ा गजब का है. पीएचडी के लिए 15% आप चोरी कर सकते हो, ये यूजीसी की तरफ से मान्य है. आप पूरा का पूरा उठा करके रख सकते हो साहित्य, मतलब टेक्स्ट बाई टेक्स्ट, वर्ड बाई वर्ड. फिर उसके अंदर 20 दिन आपको क्लास अटेंड करेगी, उसका नंबर है. फिर थीसिस का नंबर है. उसमें जो मूल रह जाता है वो तो बहुत ही कम है. तो ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि अब हाँ रिसर्च का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए. दूसरा जो आपका कंसर्न था कि पब्लिक नहीं देख पा रही है, एक रीजन ये भी है कि अपनी जनसंख्या कम है. हम लोगों का विदेश में तो अभी पता ही नहीं है कि जैन धर्म होता भी है नहीं कोई. तो वो अभी हम उस लेवल पर अभी पहुंच नहीं पाए हैं. ये आपका कंसर्न सही था. बहुत बहुत धन्यवाद. अभी हमारे बीच में है तृप्ति जी. वो बेंगलोर से पधारी हैं. और वैसे इनका देव कुमार जी का था, कोई बात नहीं. नहीं 10 मिनट का है. चलिए साहब, तो देव कुमार जी, अब ये देव कुमार जी हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स के तो हैं ही, और साथ ही मतलब ये जैन धर्म के एक अच्छे विद्वान हैं. इन्होंने ये करणान योग के ऊपर पूरी सीरीज दी थी गवर्नमेंट स्टार के ऊपर. तो आपका स्वागत है. Sadhu Jai Jinendra, I will not take much time. Time is precious. Short षड द्रव्य में टाइम भी एक द्रव्य है, सो हमें याद रखना चाहिए. We cannot afford to misuse time. Shall I have the first slide, please? कहीं कहीं हमारे जैन जो है आपको दे रहा. अब इनफैक्ट मेरा कंप्लेंट है, हम लोग ज्यादा ही पब्लिश कर रहे हैं. लिखा पढ़ी बहुत चल रहा है. सो मनी, हर कोई जर्नल चलाता है, हर कोई बहुत चल रहा है आजकल. मीडिया मिलकर सोशल मीडिया आप देख के खूब चलता है. सो इसलिए मुझे मेरा कुछ आई जस्ट प्रोफेसर धर्मचंद जी गेव मी दिस टॉपिक. हाउ जरा पीछे भाई, how Jain philosophy can be relevant to youth. This question, youth itself is very nebulous. Youth तो physical body के एज के ऊपर है. सभी हम लोग youth है, कोई नहीं कहेगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ. It is common. So that I want to say, it is relevant to how it is relevant. Of course, youth means for the part of the youngsters को आगे promote करना. That I agree. So can I have the next slide? Yeah. I think that seems to be, I wanted to make it very emphatic. The core Jain philosophy is self-empowerment. आत्म उद्धान होना है, बाकी सारे सेकेंडरी है. ये जन्म अगले में मनुष्य होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं. All the research, I have worked for 50 years in science. That apart, ये कोई ऐसा नहीं है
वे शाश्वत कर दें और ये मनुष्य भाव में रहें, या आई कैन चेंज टू देव भाव अपने आप, जो साइंस के रूप से। एक्चुअली वी आर ऑल गेटिंग कंफ्यूज्ड। सी, ज्ञान इज अनंत रूप में होता है, दर्शन और ज्ञान का अनंत रूप में पर्याय तो अनंत अनंत रूप में होता है। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट. Very important point I wanted to see that this is a prayer we say in Pratikraman. Dukkha khavo, kamma khavo, samagi maranuncha bogilahu, sampachu mama yevu tuhanaha pranama karanene. Ye virai sutra mein ye. This is the end of it. Every day, even as Jain, we read Nishi, dukkha khavo, kamma khavo, bogilahu, samagi maranuncha mama wovu तब जनवर चरण चरणेन. This is every day I do prayer, everybody does that. This is the core philosophy of Jainism. मेरा संसार अवस्था से मुक्त होना है. If you have the trust in this, Jainism starts. If you don't have trust in it, you can do anything like that. So दुख का क्षय होना है, that is the one. संसार अवस्था में दुख का कारण कर्म है. So दुख कवो कम कवो, and the journey should go सुखई कमनम, शुभ रूप से जाएं, और समाधि मरणम होना है. ये जो सूत्र है, इसको हमने राजस्थान हाई कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर पाए. जो संतारा के ऊपर केस था, ये नहीं कह पाए समाधि मरणम है, वो इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा. भाई व्हाट आई मीन से, प्लीज नोट इट, गिव मी अ सेकेंड. This is the fundamental philosophy. All of us want to get rid of the mundaneness. हमें कोई निश्चयता नहीं है मेरा शाश्वत रहेगा, मेरा धन दौलत शाश्वत, नथिंग. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द कोर फिलॉसफी. बाकी सारे चलेगा, ज्ञान तो चलता रहेगा. ये इंपॉर्टेंट. आई वांटेड टू एम्फसाइज दैट this is fundamental, that our aim is to get rid of the sufferings. We need to control our life and reach moksha. Moksha need not be the last stage. It can be every stage. Every time you make effort, you get off that. Next one, please. अगला बेटा, टाइम निकल जाएगा. There is another important one. I see Parasmal ji is very much here. He has done such a great magnum opus book on soul science, Samay Sar. Amazing. Amazing. Anytime you can read, please read that Dr. Agarwal's book. उद्धार हो जाएंगे. 10 पेज भी पढ़ेंगे, उद्धार हो जाएंगे. इसमें एक आचार्य अमरचंद जी has quoted this. जय जनमयम पवचयेता मां व्यवहारणी चिचये, क्या मुह है, एकेन चिचये तितम अनेन उन तच्छम. It's a very important one, that Jainism has got complementary one. One is the Tirth, another is Tattva. We have to take a balance of both of them. That is the one. Let's see the next one. What is Tirth? What is Tirth? You can start straight from people. जो हम लोग हैं, हम लोग सारे तीर्थ हैं, कि ना धर्मो धर्मैकैर बिना. So every one of us has a really तीर्थ अंश, which means that Jains per se, we can be Chaturved Sangh हो सकता है. Then heritage, that Agam is next. Our Tirth then is the heritage. Heritage of many ways, archaeological, mandir, etc., culture, parampara, you have this Paryushan, etc., all are come under heritage. We follow. Third is modern institutions. You are all sitting here. Each one of you are running a modern institution, which is also a Tirth. The idea is you are propagating Jainism. You want to sustain them, conserve them, preserve them, etc. Then what I want to appeal is, आप लोग बहुत बड़ा अच्छा तीर्थ बना कर रखा है, इंस्टीट्यूशन बना कर, जैन अकेडमी, स्कॉलर्स, एक्सेट्रा. इसका सारे पर्पस गोल इज that devote more time on Tattva. It is all meant for Tattva is the soul of all your institutions. Tattva के बारे में कहना है. तत्व को छोड़कर बाकी सारे करते जाएंगे, टाइम बीत जाएगा, आयुष्य खत्म हो जाएगा. अगला, can I have next one, पीछे. Yeah. What is Tattva? I added Tattvat. The Tattva is 7 Tattvats, including 5 Astikay,
6 reality Dravya, 8 limbs of Samyak Darshan, 5 types of Gyan, and including different Nayas, and 5 types of Samyak Charit, and 13 types of Sanyam, etc. Tirtha must strive to promote Tattvat and Siddhant without dilation and dilution. This is a very important word for all the scholars. So now education empowerment, we need to have the core philosophy, the fundamentals don't have to go through anybody. Directly go to the Agam. Agam can be read easily, it's not difficult. Of course, there are very good tika. So promoting the reading and understanding of the Agam is a key way to instill the Jain values and belief in you. आप इसको शुरू में करा देंगे, all of our intelligent, our students are very intelligent, they can pick up from there, they can analyze, उनका अंतर capability, analytical capability है. Mentorship and support, we need to build, I am using a word, accredited. I think हर कोई scholar बन रहा है, हर कोई speaker बन रहा है. I am not complaining, that is a democratic country. Free Article 25 shows everybody that. बट हमें पुराना टाइम में हमारे साधु समागम में एक अक्रेडिटेशन होता था, सभी को बोलने का अधिकार नहीं होता था, लिखने का. सो वी नीड टू क्रिएट विद जैन एकेडमी स्कॉलर्स एंड ऑल दोस एकेडमी द इंस्टीट्यूट्स हैव कम आइडेंटिफाई अक्रेडिटेशन यू टू गिव देम, इनके अंदर प्रवक्ता बनने का अधिकार. हमारे आग में हेमचंद्रा जी से लेके जैन सेनाचार्य एवरीबडी हैज गिवन वक्ता का लक्षण क्या है. उस लक्षण से 10-15% 50% भी हो जाए तब होगा. आई वांट टू से प्लीज डू नॉट स्पीक जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग. आप इतना वक्तव्य नहीं है आपका अंदर, ये मान के चलिए. अननेसरी आप ज्ञानावण्य दर्शनावण्य में बढ़ाइए मत, बोलने की जरूरत नहीं है. आप बोलना तो सीधा चक्षु आगम चक्षु को लेके बोलिए. आजकल हर कोई कुछ ना कुछ लिखता है, जैन सोशल ग्रुप में देखे लिखते जा रहे हैं, लिखते हैं, मैं देखता रहता हूँ. ये मैंने अपील करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये परंपरा में वक्ता बनने के लिए, प्रवक्ता बनने के लिए एक लक्षण होता है, क्योंकि धर्म का अनुकूल करना होता है. सो इतना ही मैं, इज द लास्ट, इतना ही कहना चाह रहा था सर. थैंक यू वेरी मच. आई वांटेड टू गिव आउट ऑफ बॉक्स आइडिया. थैंक यू. साधु जय. थैंक यू वेरी मच. टाइमली आपने बहुत ही कंक्लूड किया और सारगर्भित चीजें कही हैं. एक तो सबसे पहले आपने वही कहा कि ना धर्मो धर्म के बिना. हमारे ये अनूप चंद जी साहब बैठे हैं जिस मैगजीन के संपादक हैं, उसके ऊपर सबसे ऊपर ये लिखा रहता है हर महीने. और ये सुगाल चंद जी लगे हुए हैं, जैन धर्म कैसे कम हो रहा है, जैनी कम क्यों हो रहे हैं, इस पर चिंता है. ये तो है ही. साथ में और भी आपने जितनी भी इम्पोर्टेंट बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. बहुत बहुत धन्यवाद. अभी डॉक्टर तृप्ति जैन ये बेंगलोर से आई हैं, और आप सभी शायद जानते भी होंगे, डॉक्टर सागरमल जी की पोती हैं. तो इनका हम व्याख्यान सुनाएंगे. हाउ जैन फिलोसफी कैन बी रेलिवेंट टू यूथ. ये आपका तो हो चुका. एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च इन जैन फिलोसफी टू बी प्रमोटेड. ये समय सीमा जरा ध्यान रखेंगे तो अच्छा है. थैंक यू. मैं शॉर्ट में ही चलाऊंगी सर. प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन. पंच परमेष्ठियों के चरणों में शत शत वंदन. यहाँ ऑलमोस्ट सभी मेरे गुरु बैठे हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ. जैसे कि बात हुई है कि जैन दर्शन में किन किन टॉपिक, कौन से ऐसे पहलू हैं, कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर रिसर्च किया जा सकता है, लेकिन उन रिसर्च करने से पहले कुछ चैलेंजेस सामने रखना चाहती हूँ. जैसे कि अभी बात कही थी कि जो चोरी होती है, तो किसी टाइम पर मुझे मेरे दादा साहब ने कहा था कि 1 का टीपो तो चीटिंग और 100 का टीपो तो थीसिस. और आज कहीं ना कहीं यही हो रहा है, वो टीपा ही हो रहा है, लेकिन उसमें खुद का इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है. अभी प्रेजेंट में जितनी भी पीएचडी चल रही हैं, उनमें मेन टारगेट रहता है कि बस एक डॉक्टर डिग्री लग जाए. और उसमें कई ऐसी बुक्स हैं, जैसे कि देवेंद्र मुनि जी शास्त्री की है, महाप्रज्ञ जी की है, जिन्होंने बहुत स्कॉलरली पूरा मेंटेन किया है. और क्योंकि वो कहीं भी किसी वेबसाइट पर उस रूप में नहीं अपलोड है कि प्लेगरिज्म उसको पकड़ पाए, तो
तो वो वहां से ऐसा कैसा कॉपी पेस्ट होता है, और कॉपी पेस्ट होने के नाते वो प्लेगरिज्म उसको कैच नहीं कर पाता है। तो ऐसे और भी कई चैलेंजेस हैं और कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर ऑलरेडी काम हुआ है, किसी पर काम नहीं भी हुआ है। फिर भी आज मॉडर्न पर्सपेक्टिव से क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर काम किया जा सकता है, उसकी थोड़ी सी एक हाइलाइट्स के रूप में देखेंगे। थोड़ा मैं स्पीड में ही चलाऊंगी क्योंकि टाइम हमारे पास में 10 मिनट्स है। बाद में ये पूरे कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं उसका पूरा पेपर में सर के पास में दे दूंगी। नेक्स्ट प्लीज। जेन एथिक्स एंड एनवायरमेंटलिज्म को लेकर काफी ऐसे एरियाज हैं जिन पर काम है, और जैसे कि सर भंडारी सर ने एक अहिंसा को लेकर वॉलेंट्री कुछ एक ऐप भी निकाला था, जैसे ऐसे कुछ वर्क हो रहे हैं। लेकिन फिर भी इस फील्ड में और भी कुछ काम किए जा सकते हैं। इसमें मेनली एक आता है कि वेजिटेरिज्म जो चल रहा है, लेकिन आजकल पशुओं की हिंसा बहुत हो रही है। इसमें हम एक मेन पॉइंट जो है वो ये रख सकते हैं कि जैनिज्म में जितने भी पशु रहे हुए हैं, अगर देखा जाए तो भगवान महावीर स्वामी से ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक इंपॉर्टेंस दी है पशुओं को, क्योंकि उनकी पहचान ही चिन्हों से होती है, और उन चिन्हों में मोस्टली सब कहीं ना कहीं पशु है। तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वहां पर दिए हुए हैं और किस रीजन है, उस पर भी पूरा एक काम करके हम एक जानवरों को लेकर एक स्टेट एक लेवल क्रिएट कर सकते हैं कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही है और वो किस लेवल के हैं, तो उनके बचाने के, उससे भी उनकी हिंसा ना हो। हम एक साइकोलॉजी वे में माइंड में ये सेट कर सकते हैं कि वो एनिमल्स कहाँ जगह रखते हैं, तो उस पर भी इस तरह से काम किया जा सकता है। इसी के साथ में कॉग्निटिव साइंस को लेते हुए हम आज जानते हैं कि जैनिज्म में ज्ञान को लेकर बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन जितना जिस लिमिट में वो काम कहा गया है उससे कहीं ऊपर जाके आज हम एक कंपैरेटिव स्टडी करके काम कर सकते हैं, जिसमें कि हम कुछ ऐसे कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि बायसेस और फेलेसेस को कम किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए सम्यक दर्शन अभी प्रेजेंट में एक थीसिस पर काम चल रहा है, जिसमें यह है कि सम्यक दर्शन किस प्रकार से बायसेस और फेलेसिस को कम कर सकता है, या बायसेस और फेलेसिस के कम करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, तो सम्यक ज्ञान और चारित्र तक जाया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। इसी के साथ में कर्मा थ्योरी बहुत कुछ काम करती है। तो पूरे वर्ल्ड में किस तरह से कर्मा थ्योरी, वैसे तो एनएल कछारा सर जी ने एक लिखा हुआ है कर्मा थ्योरी और न्यूरोसाइंस को लेकर एक बुक ऑलरेडी लिखी है, लेकिन उसको देखने के बाद भी लगता है कि अभी भी काम करने की जगह बहुत है। किस तरह से कर्म जो है वो हमारे माइंड में बार बार हम अगर उसको इंडिकेट करते हैं तो वो किस तरह से वर्क करता है और माइंड में कहां पर चेंजेस हो सकते हैं, उसको लेकर काम किया जा सकता है। इसी के साथ में डायस्पोरा की बात करें तो प्रोफेसर राजमल जी ने एक डेटा पूरा कि कितने जैन हैं उसको लेकर काम किया था। जब उस डेटा को भी देखा गया तो उनसे भी बात हुई थी, जैसे उन्होंने लिखा था बेंगलोर की 1 लाख की पॉपुलेशन, लेकिन ऐसा नहीं है, बेंगलोर में 5 लाख की पॉपुलेशन है। तो कहीं ना कहीं हम अपना जो एक आइडेंटिटी है उसको कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट के जो पोर्टल है उस पे अपलोड नहीं करते हैं, इसलिए जैन पॉपुलेशन कम दिख रही है। तो इस तरह से भी कई और काम किए जा सकते हैं। मैं उन पॉइंट्स को नहीं ले रही हूं जो ऑलरेडी यहाँ इंडिकेट हो रहे हैं, इसके अलावा जो और कहना है मैं उन पॉइंट्स को भी ध्यान दे रही हूं, क्योंकि वो आपके सामने है कि हम कहाँ किस फील्ड में और काम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जैन फिलोसॉफी एंड मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी। आज हम देखते हैं कि जितना भी काम हो रहा है, एक कंपैरेटिव स्टडीज की बहुत जरूरत है। कंपैरेटिव स्टडीज से आज मैं अन्य दर्शन की तो बात दूर करिए, कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकल जानते, कड़वा सच है, दिगंबर और श्वेतांबर तक में भी मन में कहीं ना कहीं कुछ मुटाव रहते हैं। यहाँ ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं जो और दूसरा कुछ और एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो एक कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू और उसको अच्छे लेवल पे हाईलाइट करने से हम कहीं ना कहीं उस स्पिरिचुअलिटी को जोड़ सकते हैं, उसको हम इस तरह से प्रेजेंट करें कि आज की जो यंग जनरेशन है उसको एक्सेप्ट कर सके।
फिर इसी के साथ में पॉलिटिकल और सोशल थॉट्स, जेनिज्म्स के जो टेक्स्ट है, नॉट ओनली जो मेन मूल आगम है उतने ही, बट जो टीका, चूर्णी, निरुक्ति है, उनमें भी कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर काम किया जा सकता है और पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर हम एकता का एक संदेश बहुत स्ट्रांगली लेवल पर प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आज डिजिटल वे में कई काम हो रहे हैं, एआई बहुत कुछ काम करता है, लेकिन उस एआई के काम करने के साथ साथ में हम उस पर सब कुछ डाल तो देते हैं, लेकिन उसमें कितनी सत्यता है, वो कितना वर्क करता है, उसकी जांच को लेकर भी हम काम कर सकते हैं। जो जैन एथिक्स हैं, उन एथिक्स को उन एआई के जो मॉडल्स तैयार हुए हैं उन पर रखकर हम चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह से काम करता है और वो कितने ऑथेंटिक है और कितने एथिक्स उसके थ्रू वो काम करता है। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि सर ने कहा था कि हमारा कहीं ना कहीं पब्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। पब्लिकेशंस कम होने के साथ साथ में जो फेमिनिस्ट है, मतलब जेनिज्म में किसने कितना काम किया है, हम जानते हैं कि नारियों की भी कई भूमिका रही, यहाँ तक कि आर्मी की फील्ड में भी, वॉर में भी कई ऐसी भूमिकाएं रही है जैन लोगों की जो कहीं ना कहीं आज प्रकाशित तो है, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पर उस पर काम किया जा सके ऐसा आज तक अभी तक देखने को नहीं मिलता है। छोटे छोटे आर्टिकल्स जरूर मिलते हैं और नारियों के ऊपर एक दो थीसिस हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी वहां काम करने की जगह लगती है। इसी के साथ में हिस्ट्री को लेते हुए भी काफी कुछ काम किया जा सकता है। इसमें मेनली कई ऐसे जैन ट्रेडर्स हैं जिनसे कि एक प्रैक्टिकल वे में, मतलब सिर्फ हम जो रिसर्च करते हैं वो क्वालिटेटिव ही नहीं हो, क्वांटिटेटिव भी हो, उनके साथ में संपर्क करके कि वो क्या फॉलो करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में हम जानते हैं कि कहते हैं कि टैक्स सबसे ज्यादा जैनी पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये इंडिकेट करता है कि वो धार्मिक नैतिकता को साथ में लेते हुए काम करते हैं, इसीलिए शायद टैक्स का परसेंटेज हमारे द्वारा सबसे ज्यादा जाता है। तो ऐसे कई ट्रेडर्स हैं जिनसे कि हम बातचीत करके कुछ एक क्वेश्चनरी तैयार करके एक नया रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो क्या ऐसे एथिक्स अप्लाई करते हैं जिनको लेकर हम जैनिज्म को और ऊपर लेवल पे ला सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। साथ ही जो ये जैन ट्रेडर्स रहे हुए या अन्य भी, आलोयना किस तरह से काम करती है, आलोयना एक बिजनेसमैन के लिए क्या काम करेगी, उस पर भी लेकर काम किया जा सकता है। वो किस तरह से साइकोलॉजी को लेवल को चेंज करती है, हम उस पर भी आगे काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में नहीं सर, ठीक है, लास्ट में है जी सर। तो इसी के साथ में नेक्स्ट, इसी के साथ में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स, टीकाएं या चूर्णी निरुक्ति ऐसी है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। तो सर ने वो पॉइंट ऑलरेडी कहा था कि उनकी एक क्रिटिकल स्टडी करके कुछ नए पॉइंट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। इसी की फील्ड में कई ऐसे मंदिर हैं जिसको हम आर्कियोलॉजिकल लेवल पर स्टडी कर सकते हैं, जिसकी आज तक कभी स्टडी नहीं हुई है। इसका कुछ एक काम राजस्थान में सर के द्वारा हुआ था, लेकिन अभी भी तमिलनाडु में, कर्नाटक में और भी कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी भी ये काम करने की संभावना बाकी है। जैसे कि शिवाजी महाराज के जो किले रहे हैं उसकी स्टडी का एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है कि कहां कहां पर ऐसे प्रोजेक्ट शिवाजी के किले हैं जहां पर जैनिज्म को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक महाराज जी का है, संभाजी का, आदि का, लेकिन और भी कई आगे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में नेक्स्ट प्लीज, ओके, इसी के साथ साथ में और भी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो पॉइंट्स है कि हम कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं वो पेपर में मेंशन किया है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको मैं और थोड़ा सा शॉर्ट में करके आपके पास में दूं ताकि हम उसको दे सके। साथ ही एक काम अभी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, जैनिज्म में जितना भी काम आज तक हुआ है हम उसका एक कैटलॉग तैयार कर रहे हैं। उस कैटलॉग में पीएचडी हुई हो, चाहे पोस्ट फेलोशिप हुई हो या रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ हो, उसका पूरा कैटलॉग विद इन 1 ईयर वो आ जाएगा। लेकिन उन कैटलॉग्स के थ्रू भी कई ऐसे और देखते हुए काम सामने आ सकते हैं जिसमें कि जैनिज्म में काम करने का एरिया इतना बड़ा है कि
मैंने भी इतना पहले कभी नहीं देखा। थैंक्स टू सर के मुझे ये टॉपिक दिया, और जब इसके अंदर देखा तो एक के बाद एक के बाद एक परतें खुलती चली जा रही थी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हम बहुत सारा रिसर्च जर्नलिज्म की फील्ड में कर सकते हैं। बस हमें दो ही बातों को ध्यान में रखना होगा कि मेथड्स क्या अप्लाई कर रहे हैं। मेंटल लेवल पर भी बहुत सारा काम हुआ है। डॉक्टर मेघा जैन ने ही अभी काम किया था होलिस्टिक हेल्थ को लेकर। डॉक्टर पराग जैन है जिन्होंने मेडिसिन को लेकर काम किया था डॉक्टर प्रताप जी संचेती जी के अंडर में। तो ऐसे और भी इन्होंने तो एक एक एस्पेक्ट्स को लेकर काम किया है, और क्वालिटेटिव के साथ में क्वांटिटेटिव रिसर्च भी किया है। आज जरूरत प्रैक्टिकल रिसर्च की है, थ्योरेटिकल की कहीं ना कहीं कम नजर आती है। एक जो मेन चीज मिस हो रही है हमारे रिसर्च में, ट्रेडिशनली हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वही हमारा बेस है। तो मूल, आगम, चूर्णी और निरुक्ति, ये ऐसे बेस हैं जिनके आधार पर ही आज मॉडर्न रूप में रिसर्च होने चाहिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो रिसर्च मिसलीड हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बस इतना ही है कि हम मॉडर्निटी के साथ में साइंटिफिकली काम करें, लेकिन इन चीजों को भी हम ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। थैंक यू तृप्ति जी, आपने बहुत सारे टॉपिक सजेस्ट किए। और खास तो यही है कि अगर यूथ को जोड़ना है तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को हमको लेना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में एनवायरनमेंट भी आ जाता है, जैन भोजन पद्धति है, जैसे सुबह भंडारी साहब ने भी बताया, ऑटोफैगी का बताया, इस तरह की रिसर्च है। ये सब चीज़ें हैं। और जहाँ तक चूर्ण का और ये इनकी बात करी, बात तो यही है कि आज की तारीख में जो डॉक्टर देव कुमार जी ने इंगित किया था, लिखा भी बहुत जा रहा है। दुख की बात तो ये है कि आचार्यों ने जो टीकाएं की हैं, हर कोई जरा सा भी लिखने की आदत हो गई है, वो एक नई टीका बना देगा। वो पता नहीं कि मतलब ये इस विद्वान की एक टीका, उस विद्वान की एक टीका। तो आदमी पढ़े तो कितनी टीकाओं को पढ़े, उसमें ना तो चूर्ण चूर्ण का पर जा सकेंगे, ना किसी और पर जा सकेंगे। ये एक प्रॉब्लम। हाँ, मैंने आगम, निरुक्ति और चूर्णी तीन ही मैं समस्या बता रहा था कि समस्या कहाँ आकर के अटक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तृप्ति जी के बाद में है डॉक्टर सुभाष कोठारी जी, प्राकृत एजुकेशन। आए नहीं है तो आपके साथ में इंदु झुंझुनवाला आई हैं, वो कुछ 2 मिनट 5 मिनट के लिए कुछ कह सकती हैं तो वो आ सकती हैं। बाकी का है के जैन साहब आई नहीं है। अब ये है कि अभी नहीं है, तो अभी ये है कि बहुत इंटरेस्ट। हाँ है, हाँ आइए साहब आइए। ये माइक माइक आप सबको देखना है। मैं जो ये दर्शन की बात की, धर्म की बात की, पर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे कुछ हम अधिक जोर दे सकते हैं। जैसे मेमोरी पावर बढ़ जाती है, और वो सरस्वती साधना का एक प्रोग्राम चल रहा है बच्चों पे, ध्यान करने से, और अपने शस्त्रावधान और ये सब हैं, तो उससे ये ज्यादा थोड़ा रेलेवेंट बनेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे ख्याल से वो एक टॉपिक है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑडियंस में से कोई प्रश्न अगर करना चाहे, झुंझुनवाला जी कुछ कहें उससे पहले। कोई, हाँ बोलिए, क्या आगे आकर के बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दी आइए। हाँ हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, हमारे दो ये एक्सपर्ट है। हाँ, Thank you for your lecture, ma'am. But what I felt like you just stated a word like कि जितनी PhDs हो रही हैं सारी की सारी copy pasted हैं. The problem is that only, ma'am. The thing is that कि when you need to when you are talking or when you are like giving a lecture in a like institution or somewhere, you all are the people who are sitting on the responsible body, right?
the process of selection of a student is always based on the guide. A guide, when a guide is choosing like such scholars, you cannot find like the quality work, but in that whole scenario, there are a number of researchers, even in Jain, there's like Prashant Goyal, he's a student from Deccan College. There's like Oshin is there. So kindly like please. Thank you. नहीं, ऐसा है कि आपका पॉइंट ये सही है कि गाइड पर भी बहुत निर्भर करता है। बहुत से गाइड नंबर ऑफ पीएचडी कितने हो गए इस पर एम्फेसिस ज्यादा देते हैं। तो ये सही है ये। और कोई? यस। I'm Dr. Ashok Jetawat. I'm the director in Pacific University, and nowadays I'm working with the Jain education in foreign universities and how we can bring the quality education of PhD students in India. So Dr. Sulek और सुगन और ISJS के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो हमेशा ऑलमोस्ट डेली हमारी बात होती है कि इंडिया में जो भी पीएचडी हो रही है ना, तो नंबर ऑफ पीएचडी के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च वर्क के बारे में बहुत कम सोचा जाता है। चूंकि ये प्लेटफॉर्म में यहाँ सारे विद्वान हैं, हिंदुस्तान लेवल के और वर्ल्ड लेवल के विद्वान हैं, तो जो मेरी चिंता है कि देखिए, जब फॉरेन में आज 42 यूनिवर्सिटीज में हमारे एमिनेंट प्रोफेसर्स और इंडोर्ड प्रोफेसर्स और चेयर्स हैं जैन एजुकेशन की, वहाँ एक पीएचडी 6 से 7 साल में होती है और क्वालिटी वो पूरा टाइम सुबह शाम तक वहाँ यूनिवर्सिटी में बैठ के पीएचडी करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में जो देखिए, धर्मचंद जी शायद मेरा परिचय, डॉक्टर अशोक जेतावत, आई मेट यू। जो एक पाकिस्तान में पीएचडी किसी को करनी थी तो आई रेफर्ड द एज ए एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मचंद जी का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे तो रियल रिसर्च होती है, लेकिन चूंकि तीर्थंकर का जन्मस्थली तो हिंदुस्तान में, वो भी इंडिया में आके एजुकेशन लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो रिसर्च वर्क होती है वो उस क्वालिटी की क्यों नहीं होती है जो कि फॉरेन में होती है। तो सभी विद्वान गणों को इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर सुषमा सिंह भी, थैंक यू वेरी मच। क्षमा करें, सदन को कहना चाहूंगी, आपने जो क्वालिटी की बात कही कि वहां जो होता है यहाँ क्यों नहीं होता। यहाँ ज्यादातर रिसर्च सैद्धांतिक होती है, सिद्धांत क्या कहता है उसको अपन अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं वगैरह वगैरह। एक्सपेरिमेंट बेस्ड, सर्वे बेस्ड, एक किसी विषय पर कई किसी ने 100 घरों में जाकर अगर पूछ कर, या क्वेश्चनर बेस्ड, इस प्रकार की रिसर्च कम होती है। इसलिए उसको आप ये नहीं कह सकते कि वहां होती है वो बहुत अच्छी होती है और यहाँ होती है वो खराब ही होती है, ही का तो सवाल ही नहीं है। पर ये जरूर बात है कि हमको एक्सपेरिमेंट बेस्ड, व्यवहार बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड करने पर यूथ को अपन जल्दी आकृष्ट कर सकते हैं कि हमारा ये जो निष्कर्ष है ये इतने इतने सर्वे पर बेस्ड है। इसलिए हम मनगढ़ंत नहीं कह सकते कि एक आचार्य कह गया किताब में और हमने उसकी बात को मान लिया, उस बात को हमने व्यवहार में अप्लाई किया है। मैं समझती हूँ कि इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। थैंक यू। चलिए, ऐसा है कि जैसे जहाँ डिटोरिएशन का सवाल है, खास करके साहित्य में, वो जैन धर्म ही उससे प्रभावित नहीं है। भारत के अंदर सभी दर्शन और सभी धर्म उससे प्रभावित हैं, और रिसर्च की, चाहे वो हिंदी का हो चाहे संस्कृत का हो, सब जगह थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अपने को तो सुधारना है। तो आई थिंक द मैसेज इज गोइंग रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इंफीरियर स्टूडेंट्स हैं। हमारे यहाँ, मैंने विदेशों में भी देखे हैं, वी हैव सुपीरियर पीपल हियर। द प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रेजेंट, वी डोंट नो। जो वेस्ट में काम कर रहे हैं वो हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म पे कर रहे हैं, वो तत्व पे नहीं कर रहे हैं। वो कौन सा धर्म कब उत्पन्न हुआ और कब समाप्त हुआ, हम उसको रिसर्च मानते ही नहीं। तो दिस मिथ मस्ट बी रिमूव्ड that they are doing better than us. I think जो सुषमा जी ने जो पॉइंट किया, I want to fully support it. तो हमारे यहाँ जो कमी है वो how to present it properly, और उस पे जो चर्चा हो रही है उसके लिए तो I want to say that our people are much better, only they need to be doing things in a proper way which is acceptable to the world. और इसका एक एग्जाम्पल सर यही है डॉक्टर मेघा जैन, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हॉलिस्टिक हेल्थ पर।
डॉक्टर पराग जिसने मेडिसिन पर काम किया। Thank you for your insights. Jinit Ajmera, I am a PhD student from KJ Somaiya, Mumbai. जो मैम आपने बोला ना, मैम ने भी सजेस्ट किया कि बिजनेस एथिक्स पे या बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो उस पे क्वांटिटेटिव स्टडी हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट को करना था। कोई भी बिजनेसमैन रेडी नहीं है डेटा देने के लिए। क्या करेंगे? देयर आर प्रैक्टिकल इश्यूज ऑन ग्राउंड विच वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन हेल्प दोज टॉपिक्स कि वो कैसे आगे आए। ऐसे उन्होंने पीएचडी बीच में से छोड़ दी बिकॉज business people were not ready to share data. I am also a businessman, so I know how it's difficult to get data. और अपन बोलते हैं जैन लोग एथिक्स है, नॉन एथिक्स भी है जैनिज्म में, उसको भी डॉक्यूमेंट होता है बिकॉज न्यूट्रल करना है अपने को, तो फिर जैनिज्म का उसमें खराब भी होगा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो सर ने बोला, अपने यहाँ पे डेटा सिद्धांतिक ज्यादा होता है, वहां पे इट्स दे जस्ट टॉक अबाउट कल्चर, दे जस्ट टॉक अबाउट हिस्ट्री। वो कैसे अपन बैठते हैं खाते हैं, कैसे वो चरवला घुमाते हैं या कैसे वो पथेड़ा लगते हैं, ये सब पे डिस्कशन हुआ है। जितनी भी मैंने स्कॉलरली फॉरेन स्कॉलर्स का पढ़ा है या सुना है आज तक, वही है सब। सो अपने को प्रेजेंटेशन पे फोकस करना चाहिए एज जैन अकेडमी ऑफ स्कॉलर्स, हाउ वी कैन प्रेजेंट डेटा बेटर, वेयर वी कैन गो ऑन। हमारी कॉलेज में भी अभी बहुत कंपलसरी कर दिया है कि भाई आप वेब ऑफ साइंस और स्कोपस में डालो, पर उसमें वेटिंग टाइम ही 1 साल है और अपने 3 साल में तो पीएचडी खत्म करनी है। तो वो सब भी एक डिफिकल्ट इश्यूज है जो वी नीड टू केटर टू, हाउ वी कैन डू कोलैबोरेटिव वर्क, वेयर वी कैन डू बेटर वर्क। थैंक यू। ये इश्यू कई हैं उनको, या प्लीज, इश्यू बहुत हैं, आपने बिल्कुल सही एड्रेस किया। मैं आपका नाम पूछना भूल गया, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिया था कहाँ से आए, जरा थोड़ा बता दीजिए। यंग है इसलिए मुझे इंटरेस्ट है। आपका शुभ नाम क्या है बताइए? शुभम दुबे। अच्छा अच्छा, थैंक यू। हाँ, थैंक यू, समझ गया। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी एक एक लाइन में बोलिए, अब नहीं तो हमारा टाइम चला। लॉट्स ऑफ प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। बस एक विनंती कि जिनेश्वर की संपूर्ण देशना को हम भक्ति और नृत्य भक्ति जैसे रावण ने की, तो उस भक्ति के माध्यम से हम सहज बनाने की ओर प्रयास करें। और जगन्य से जगन्य जो जिनेश्वर की जो देशना है, जिसको ना कोई कभी मात दे सकता है, हमेशा अमर है, विजयी है, शाश्वत है, पल पल में चप्पा चप्पा। और माँ भगवती तो जिनके सामने नृत्य करे और उनकी देशना को सुनने के लिए उनकी तरफ निहारे, तो उनका जो इशारा है कि हम नृत्य और भक्ति नृत्य की ओर भी बढ़कर जगन्य से जगन्य तत्व को सार्थक करके आगे बढ़े, इस और भी प्रयास हमारे रहे। और कौन बोल रहा है? सबको मेरा जय जिनेंद्र। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आज हम ज्ञान तो बहुत बांट रहे हैं, ज्ञान बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ रिजल्ट नहीं आता है। जैसे और संस्थाएं हम देखते हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर की संस्था है, ब्रह्म कुमारी की संस्था है, या अपने जो दूसरी संस्था जो गुजरात में चलती है उनकी है, तो वहां पर क्या होता है कि ज्ञान कम दिया जाता है, प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा दी जाती है। प्रैक्टिकल में ज्यादा उनको रियलिस्टिक करता है। जैसे मान लो ध्यान भी हम करते हैं, तो ध्यान हम पढ़ते बहुत हैं, लेकिन वो रियल अप्रोच में अपील कितना करता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो महत्व, अगर हम जैन धर्म में भी इस तरह का काम करें जो ज्ञान कम दे लेकिन प्रैक्टिकल हम जीवन में ज्यादा उचारें, ऐसी कोई मतलब हम डेवलप करें जिससे कि हम डायरेक्ट हमारे हार्ट को, स्पिरिट को छुए और वो हमें आत्मसात कर सके, तो ऐसी कोई हम तैयारी करें। यही मेरा एक प्रश्न। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन सभी डिग्निटरीज से यही है कि यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स है, सबकी समस्या अगर आपने सुनी होगी तो दैट इज इनकल्टिंग इनटू द, सबके पास ब्रिलियंट माइंड है। पहले तो इंडियन पीपल आर रियली एक्सीलेंट, सो वी शुड प्राउड शुड टू बी ए इंडियन। और इंडियन से ज़्यादा एक्सीलेंट माइंड बहुत बहुत कम देखे। तो अगर ज़रूरत है सर, तो वो उसको सही वे पे लाने की ज़रूरत है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम जेएस थ्रू की ये कॉन्फ्रेंस थ्रू ऐसा कुछ ग्रुप बना सके या कुछ कर सके? सपोज जितेंद्र सर वगैरह सब प्रेजेंट है, सर आप लोग हो वो एक्सीलेंट हो, मतलब कहीं आप हमारे साथ जुड़ो और हम उनको आगे लेके कैसे जा पाए, ऐसा कुछ कनेक्टिंग ब्रिज या तो कुछ ग्रुप बना सके जहां एक्सपर्टाइज की उससे हेल्प हो और हम क्वालिटी लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जा पाए। ऐसा कुछ क्या हो सकता है? आपका क्या राय है मैं जानना चाहूंगा। एक्सपर्ट से सुनाएंगे।
मेरा नाम डॉक्टर अर्पिता रंजन है। मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली से आई हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जिनेंद्र। ज्ञान का क्षेत्र जो है वो बहुत ही अनंत है। अगर हम किसी विषय को चयन करते हैं रिसर्च के लिए, शोध के लिए, अनुसंधान के लिए, तो आप स्वयं को तैयार कीजिए, एक सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और प्रैक्टिकल रूप से। मान लीजिए मैं एक बिहार से आती हूँ, एक ऐसे क्षेत्र से आती हूँ, अगर कोई महिला रिसर्च करती है तो जो फील्ड सर्वे है, विलेज टू विलेज सर्वे है, तो सबसे पहले अगर आपके घर वाले आपका सहयोग नहीं करते हैं तो आपको यह था आप कैसे जाएंगे, आप कैसे करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का रिसर्च कभी आधा रह जाता है। जो चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सबके साथ नहीं होता है, लेकिन रिसर्च मैथोलॉजी के साथ साथ बात हुआ कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे होगा? आप फील्ड सर्वे करेंगे, आप किसी से मिलेंगे, आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, आप उनसे वार्ता करेंगे, और सबसे खास बात यह है कि आत्मशोधन। आप स्वयं को जितना आत्मशोधित करेंगे, आप जितना अपने आप को सत्य, निष्ठा और ज्ञानवान बनाएंगे, योग और तप के और संयम और नियम के साथ रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस ज्ञान विमर्श के साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। क्योंकि ईश्वर ने जब हमें इस जीवात्मा के रूप में भेजा है और परमात्मा से मिलने का हमें माध्यम बनाया है, तो हर व्यक्ति सक्षम है अपने आत्म संयम के लिए, आत्मशोधन के लिए और उस मोक्ष, उस आत्मरूपी तत्व को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। ये हाँ, ये अर्पिता जी ने नवागढ़ का पुरातत्व पर काम किया है, पुस्तक छपी हुई है, तो फील्ड सर्वे का इसीलिए उनको कष्ट मालूम है कैसे होता है। हाँ, झुंझुनवाला जी आप कहिए, फिर हम ये एक्सपर्ट अपने हैं उनका कंक्लूडिंग ओपिनियन सुनेंगे। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोहे सवेसा। 5 मिनट। 5 मिनट भी नहीं, मैं उससे भी कम में। मुझे आप लोगों ने ये अवसर दिया, इसी के लिए आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद करती हूँ, पूर्वी जी का विशेष करके, जिन्होंने अभी अभी कहा कि आप 5 मिनट आप बोल सकती हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो मैं यहाँ पर सुनने ही आई थी, बोलने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि इतने विद्वजन यहाँ बैठे हैं और जिनको मैंने सुना है उनके सामने मेरा कुछ भी बोलना, मैं बोलूँगी कि वैसे ही है वो बोली, जैसे कि एक बच्चे की बोली होती है, तुतले सी बोली। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि जिसने मुझे आकर्षित किया। सबसे बड़ी बात तो कि यहाँ के टॉपिक जो आपने लिया, चुनौतियों की जहाँ तक बात की, तो चुनौतियाँ वास्तव में बहुत गंभीर हैं, जिस पर आप सभी ने बहुत अच्छी चर्चा की और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे चुनौती की बात लगती है, उसमें 3-4 पॉइंट्स है जो सिर्फ मैं अपने पॉइंट्स रखूंगी, जो कि आप सबने भी कहीं ना कहीं ज़रूर रखे ही हैं। कि सबसे पहले तो क्या है कि जानकारी की कमी। अगर हम जैन समुदाय में भी देखें तो मैं देखती हूँ कि जैन समुदाय में भी वास्तव में इस धर्म के बारे में ही जानकारी बहुत कम है, आधा से। और अगर समुदाय से बाहर निकल जाए तो लोगों ने यही मान के रखा है कि जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर से हुई। जब आपकी आधारशिला ही गलत हो जाती है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, पहली बात तो ये जानकारी किस तरह हो। दूसरी बात, जैसे कि अभी अभी आपने कहा कि हम लोग एक तो क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा ये बताना चाहूंगी कि आचार्य कुंदाचार्य जी ने या और आचार्य उमा स्वाति ने भी बताया कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम हर जगह ज्ञान की बात करते हैं, हम हर जगह क्लिष्ट और बहुत ही दुरूह शब्दों का उपयोग करते हैं, वैसी भाषा का उपयोग करते हैं। तो अगर हम आज की पीढ़ी को जोड़ना चाहते हैं तो हमें उनकी भाषा में बात करना होगा, और हमें ज्ञान से ज्यादा, जैसे अभी उन्होंने कहा, कि ऐसी चीजों को लेकर आना पड़ेगा जो कि व्यवहार में अगर हम प्रयोग करते चले जाते हैं, जैसे ध्यान। अभी तृप्ति मैम ने भी बताया, लोगों ने बहुत सारे शोध किए हैं, लेकिन शोध कहाँ तक जाता है, जैसे अभी बताया आशीष जी ने कि वो पहुंचना चाहिए सब तक, तो वो सब तक पहुंचता नहीं है। तो शोध अगर हुआ भी तो पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंचता। ध्यान की बात है तो ध्यान जितना वैज्ञानिक है, जितना आपके मन मस्तिष्क और आपके जीवन पर असर करता है, आपकी आत्मा को जिस तरह से वो एक जिसको कहें स्थिरता देता है, उसके बारे में अगर आप प्रायोगिक वैज्ञानिक स्तर पर अगर उसके बारे में किया जाए तो हमारी सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां ये बताती हैं
कि वो ध्यान में ही हैं। उनका जो भी है वो ध्यान का ही एक ना एक रूप है। जैसे तृप्ति मैम ने कहा जीवों की बात, तो वैसे ही उनके मूर्तियों पर जो ध्यान की बात है उससे हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है कि आगम बहुत पवित्र है हमारे लिए और श्रद्धा का विषय भी है, और इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन आज के युग में उसको अगर हमें लेकर आना है तो कहीं ना कहीं आज के युग से उसके साथ संयोजन करना होगा। आज का तार्किक और वैज्ञानिक युग है। आज के बच्चों को अगर हमें वो बताना है तो वास्तव में प्रयोग के आधार पर बताना पड़ेगा, और तभी तभी वे इस चीज को मानेंगे, इसको फॉलो करेंगे। हम और आप आपस में अगर चर्चा करते रहेंगे तो इस चर्चा का हम जो चाहते हैं जो परीक्षा जैसे फल की बात करते हैं, तो वो फल कब होगा? जब वो आज की पीढ़ी तक ये बात पहुंचे। तो मेरा जो सबसे ज्यादा जोर है वो ये है कि हम जितने भी नियम हैं, आज जो भी कुछ हो रहा है, जो अनेकांतवाद का हमारा नियम है, स्यादवाद का हमारा नियम है, व्यवहार और निश्चय की बात जो है, अगर उनको हम समझा पाए, आज की पीढ़ी को वो चीज दे पाए, क्योंकि वो तो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, पूरी तरह से तार्किक है, तो एक नियम ही बहुत काफी होता है। और इसकी शुरुआत अगर हम स्वयं से करते हुए आगे बढ़ें, हम उसका खुद में उदाहरण बनते चले जाएं। और जैसे कि अभी आशीष जी ने कहा, वो एक बहुत बड़ा तथ्य है कि इतने संप्रदायों में जैन धर्म विभक्त हो गया है, तो उनमें एक संगठन की बात हो। वो संप्रदाय बाहरी तौर पर ठीक है, सब अपनी अपनी बातें करते हैं, सब अपने हिसाब से रहते हैं, लेकिन अंतस तो सबका एक ही है ना, अंतस तो उद्देश्य एक ही है, आत्मा की बात हम करते हैं। तो जब हम आत्मा की बात करते हैं तो वहां पर सब एक ही हो जाता है। तो मैं बस इतना ही कह के, मुझे वक्त दिया, मेरे लिए ये बहुत विशेष रहा कि मैं अपनी कुछ बातों को रख सकी। नया कुछ भी नहीं है, जो आप लोगों ने दिया वही मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। त्रुटियों के लिए सभी से माफी चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कई लोगों के विचार सुने, खास करके यंग लोगों के, बहुत अच्छा लगा। और यंग लोग आके आए ये हम चाहते हैं। और जो भी जेएस की मेंबरशिप लेना चाहे तो यहाँ पर वो फॉर्म अवेलेबल हैं। एक दूसरी सूचना ये देनी है कि कुछ स्टूडेंट्स ने पोस्टर बाहर लगाए हैं, उन अपना वो रिसर्च पेपर पढ़ नहीं रहे हैं, पोस्टर है, उनको आप अवलोकन करिए। उस पोस्टर में कोई जिज्ञासा है तो स्टूडेंट यहाँ अवेलेबल हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तीसरी एक सूचना मैं ये देना चाहता हूँ, यहाँ कुछ पुस्तकों को यहाँ डिस्प्ले में रखा गया है, वो एक एक प्रति ही है। अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड है तो उसमें से अधिकतर तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकती हैं और अधिकतर कुछ पैसे से भी मिल सकती हैं, दोनों तरह के ऑप्शन हैं। तो ये सूचना है। और ये धर्मचंद जी साहब कुछ कहें, उससे पहले भंडारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमको बहुत कट शॉर्ट करना पड़ा। हमने 1.5 घंटा दिया था, परंतु वो काफी नहीं रहा। तो आपके जो भी सजेशंस हैं आप मुझे लिख के भेजें, तो मैं उनको कंपाइल करके और जो डॉक्टर आशीष शाह प्रेजेंट कर रहे थे कि क्या क्या कमियां हैं, तो आप अपना फुल पेपर भेजें तो हम उनको संकलित करके सर्कुलेट करेंगे। और अगर सब एग्री करें तो हम प्रोसीडिंग भी पब्लिश करेंगे। परंतु मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि हम समय की कमी के कारण जो आप प्रस्तुत नहीं कर सके, प्लीज सेंड मी योर कमेंट्स and we'll try to compile and act on them. Thank you very much. अब ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा धर्मचंद जी साहब, और सबों के ओपिनियन आपने सुने, आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा। धन्यवाद सर। अभी इस सत्र में सुंदर विचार सुनने को मिले। रिसर्च क्या है और रिसर्च की क्वालिटी होनी चाहिए, इससे सभी सहमत हैं कि रिसर्च की क्वालिटी हो। रिसर्च के दृष्टि से आज जैसा आशीष शाह जी ने कहा कि भाई स्कोपस और ये होना चाहिए, लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे जितने प्राचीन आचार्य हुए और आगम निरुक्ति चूर्णी आदि हैं, उनको विदेशी विद्वानों ने पढ़ा और आज भी पढ़ते हैं,
और उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। ओरिजिनलिटी वहाँ पर है, जो विचार वहाँ उद्भूत हुए हैं, आचार्यों के ग्रंथ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम जो लिख रहे हैं उसकी क्वालिटी होगी तो उसको पढ़ेंगे, वो भले वो कहीं भी छपा हो उसको ढूंढेंगे, भाषा सीखेंगे और उसको पढ़ेंगे। क्वालिटी की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूपस में छपने पर ही क्वालिटी होगी, हो सकती है वहाँ भी क्वालिटी हो, लेकिन उसके लिए हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग देना चाहते थे शायद आशीष जी साहब भी, हम उसके लिए क्या करें वो अधूरा रह गया, वो हम सुनने से वंचित रहे। उन्होंने कमी तो बता दी, लेकिन होना क्या चाहिए, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस स्तर तक कैसे पहुँचेंगे, उसकी आवश्यकता थी। वो रह गया पोर्शन जो हम सुनना चाहते थे, जो नहीं सुन, जिसकी आवश्यकता नहीं थी वो हो चुका। चलिए, और रिसर्च के लिए जो उस बंधु ने कहा पीछे जो बैठे हैं, तो बिल्कुल सही है कि आज हमारा ध्यान क्या कमियों की ओर जल्दी जाता है, विशेषता की ओर कम जाता है। तो विशेषता भी है, बहुत अच्छी अच्छी थीसिस भी होती है, लेकिन उसकी परसेंटेज कम होती है। और जो लोग डिग्री ओरिएंटेड होते हैं, केवल डिग्री प्राप्त करनी है, उनका और उद्देश्य नहीं होता, ज्ञान वृद्धि उद्देश्य नहीं होता, कुछ और प्राप्ति उद्देश्य नहीं होता, डिग्री प्राप्त करनी है। अब डिग्री को वो ज्यों त्यों करके प्राप्त करना चाहते हैं, वो इन उपायों को अपनाते हैं, जो मैडम ने कहा था कट पेस्ट करने वाला उपाय, वो अपनाते हैं। पर जो सचमुच में ज्ञान के प्रति अनुरागी हैं और जो ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, वो उसमें पढ़ते हैं, डूबते हैं और फिर लिखते हैं, तो उसका स्तर बन जाता है। स्तर तभी आएगा जब हम जो हो चुका है उसको तो जानें और आगे क्या किया जा सकता है उसके बारे में सोचें। ऐसा नहीं कि जो हो चुका उसी को वापस रख दो, तो फिर आपका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, फिर रिसर्च नहीं हुआ। वो आपने एक निबंध लिख दिया, वो निबंध कहीं से भी इकट्ठा करके लिख दिया, उसको निबंध तो कह सकते पर उसको रिसर्च नहीं कह सकते। वो भले डिग्री मिल जाती हो और डिग्री को प्राप्त कर लेता हो, खुश हो जाता हो, लेकिन उस डिग्री की वैल्यू लोग समाज में देते नहीं है। एजुकेशन फील्ड में भी उस डिग्री को इतना महत्व नहीं देते जितनी मिलनी चाहिए। तो अच्छी डिग्री को ही महत्व मिलता, आज भी ऐसा है भारत में। ऐसा नहीं कि फर्जी डिग्री को महत्व दिया जाता हो या कम मेहनत की डिग्री को महत्व दिया जाता हो। एक तो बात ये। दूसरा, रिसर्च करने के लिए हमको सतत उसमें अध्यवसाय करना पड़ता है, सतत लगना पड़ता है, कोई एक चुटकी का खेल नहीं होता। सतत पढ़ेंगे, धैर्य रखेंगे, क्योंकि इससे ऊब भी जाते हैं, अरे कब पूरा होगा, बहुत मुश्किल है। धैर्य, सततता, समर्पण, ये जब होगा तभी हम उसमें आगे बढ़ सकेंगे। और उसका मौलिक जो ग्रंथ हैं, कई लोग क्या है सेकेंडरी सोर्सेज को पढ़ते हैं और अपना थीसिस पूरा करने की कोशिश करते हैं, पर मूल ग्रंथों तक पहुंचना चाहिए। मूल ग्रंथ पढ़ने पर ही बात सही ढंग से हम प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, रेफरेंसेज भी जो सेकेंडरी सोर्सेज में दे रखे हैं वो नहीं देना चाहिए, बल्कि जो सोर्स जो रेफरेंसेज मूल में जाकर के टेली करें कि ये सही है कि नहीं उसका रेफरेंस। कभी नकल से नकल रेफरेंसेज की चलती रहती है और देते रहते हैं, वो गलत है। मौलिक ग्रंथ को देख करके उसका रेफरेंस दिया जाना चाहिए। मैंने तो जहाँ तक मेरे विद्यार्थी रहे, भले संख्या में कम रहे हो, कोशिश यही की है, उनको मूल ग्रंथों से जोड़ा है और मूल ग्रंथों को देख करके उन्होंने काम किया। भले 4 साल लगे हों, 5 साल लगे हों, पर कोशिश ऐसी रही है विश्वविद्यालय में रहते हुए। तो मैं समझता हूँ उसकी वैल्यू भी बढ़ी है और वो प्रकाशन भी हुआ है, उसको लोग पढ़ते हैं तो समझते हैं कि भाई अच्छा काम हुआ है। तो अच्छे काम को लोग समझते हैं, जानते हैं। अभी आशीष साहब के बाद जो आपने यूथ के लिए बातें कही, तो धर्म को कैसे वहाँ तक पहुँचाएं या दर्शन को कैसे पहुँचाएं, उसके लिए तार्किक विधि अपनानी होगी और साइंस से भी जोड़ना होगा, ये आवश्यक है। तर्क संगत हो और जीवन में क्या उपलब्धि उससे हो सकती हो, व्यावहारिक हो, जीवन में क्या उपलब्धि होगी और क्या उसके पीछे लॉजिक है, तब वो समझेगा। धर्म का आचरण भी वो वैसा नहीं करना चाहेगा, हमारे कह देने मात्र से नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर उसको बुद्धि उसकी संतुष्ट होती हो, व्यवहार से फल मिलता है तो वो करेगा। और ऐसा करते हैं। आज के युवा ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा उनमें पकड़ है, वो केवल नकल नहीं करना चाहते बल्कि अक्ल का भी इस्तेमाल करना चाहते। तो अक्ल का इस्तेमाल करने तक उनकी बात हमारी पहुँचे तो वो उसको स्वीकार करेंगे। इस तरह से कई सारी बातें हो सकती है, लेकिन समय की सीमा है। फिर तृप्ति जी ने तो भंडार खोल दिया कि कहाँ कहाँ हम नया नया शोध कर सकते हैं। 12 पॉइंट आपने उसमें रखे हैं और आपने उसमें परिश्रम करके रखे हैं। उनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपने परिश्रम किया उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। इतने सारे पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं और ईमानदारी से उसको पेश किया है। और जो मेरा मन था कि ऑडियंस में से भी प्रश्न आना चाहिए, वो बहुत ही सफल रहा। ऑडियंस के मन की भावना जब तक नहीं जानेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे।
केवल सुनाने से ही काम नहीं चलता, बल्कि सबका जो चिंतन है, सबका जो सोच है, उसके साथ मिलकर के चलने पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप सबके विचार सुने कि कैसे शोध की क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं। जितना हम अपना आत्मचिंतन करेंगे, यानी अनुप्रेक्षा करेंगे, मैं अनुप्रेक्षा कहना चाहूँगा कि जो हमने पढ़ा है, पढ़ाने के बाद में उस पर सोचें और कनेक्टिविटी देखें, कंसिस्टेंसी देखें कि हम जो बात करें वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। दूसरे विद्वानों ने कहा तो वो अब तक का क्या अध्ययन हो चुका वो भी हमारे ध्यान में हो। ऐसा नहीं कि हमको पता ही नहीं इस फील्ड में पहले कौन काम कर चुका है। हमारा थीसिस का काम हो गया, वो आपसे पूछा कि उन्होंने क्या लिखा, साहब देखा ही नहीं, ग्रंथ ही नहीं देखा, तो फिर वो थीसिस नहीं है, वो पीएचडी नहीं है। हमको पता हो कि इस फील्ड में अब तक क्या हो चुका है, तब हमारा नया रिसर्च होगा। तो उसके लिए बहुत अपनी योग्यता बढ़ाने की आवश्यकता है। योग्यता बढ़ेगी तब रिसर्च की जा सकती है। तो यहाँ इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, समर्पण की भी कमी नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस की और धैर्य की आवश्यकता है। वो जितना अच्छा होगा उतना हम रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ेंगे, क्वालिटी उत्तम होती जाएगी। और विदेशी इधर आकृष्ट होते हैं, आज भी हैं। कई विद्वानों को लोग विदेशी लोग भी पूछते हैं, लेकिन विदेशी लोगों का, जैसा भंडारी साहब ने कहा कि वो किस तरह से रिसर्च करते हैं, उनका रिसर्च का एरिया अलग है। हमारे फिलोसॉफी जैसी रिसर्च वो कम करते हैं, बहुत एकाध मिलेंगे। बाकी हिस्ट्री ओरिएंटेड होती है, या कोई मंदिर को लेकर के हो गई, या उनकी उपासना परंपरा कैसे है, ऐसे रिसर्च हो गई। एंथ्रोपोलॉजी के एस्पेक्ट से हो जाती है, तो वो उसमें तो वो जो तथ्य जुटाते हैं उसके आधार पर बात होती है। अब हम जो नया रिसर्च करें तो आर्टिकल किस तरह से लिखें, उसके लिए हम अपना वेल डेवलप्ड करें प्रामाणिकता के साथ। जो अब तक पढ़ा है और जो ग्रंथ उससे अवेलेबल है उन सबको कंसल्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ प्रामाणिकता के साथ उसका वैल्यू बढ़ सकती है। इसी के साथ हार्दिक धन्यवाद। अभी जैसे आपने कहा, मेरा भी एक रिसर्च पेपर छपा है इंटरनेशनल जर्नल में, लेकिन वो इसमें आया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आया। मैं जैनिज्म की बात उनका नाम छेड़ दिया। जैनिज्म में फिलोसफी में नहीं चाहिए था। करते हैं, बुद्धिज्म में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपका जो इंडेक्सिंग नहीं हो पाया उसमें कैसे क्वालिटी ला सकते हैं, वो मेरा प्राउड है। देखिए ये भी एक नया। Thank you, sir. Thank you so much. I just want to say, I was in charge of the World Bank project on consortium on e-resources in agriculture. We had a World Bank project throughout country. I mean, our college में हमने introduce किया ताकि students can get the resources and e-resources. We spent some 90 crores. वो जो हमारे फ्रेंड आशीष कह रहे हैं, मैं काफ़ी उसमें रह चुका हूँ। स्कॉलरली पब्लिशिंग को कमर्शियल पब्लिशिंग कहिए, मुझे पता है ये पब्लिश कैसे कैसे हमें टूटते हैं। आई एम हैप्पी नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ए नेशनल लाइसेंस। आई प्रपोज दैट टाइम कलाम साहब को, आर पब्लिशर से हमें डील करना पड़ता है, बेटर हैव इट नेशनल लाइसेंस। नाउ आप फॉर्चुनेटली दिस गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्म को व्यवसाय में मत लाइए। जैन धर्म इज नॉट मेंट टू बी ए करेंसी। मुझे ये लग रहा है कि इधर मजबूरी है, यू हैव टू शो दैट यू आर वर्किंग। ये जो प्रॉब्लम हुआ था व्हेन आवर डीजी वाज सेलेक्टेड, ही डिडंट इवन हैव 5 पब्लिकेशंस। आजकल पब्लिकेशन का जमाना होने से फॉर्चुनेटली यूजीएससीसी नाउ ख़त्म कर दिया। पीएचडी के साथ पब्लिश करना था। आई वॉज अपोजिंग इट बिकॉज हर कोई पब्लिश करेगा। आई वॉज इन्वॉल्व सो मच इन दिस पब्लिशिंग रिलेटेड इश्यूज, बट मैं आई कैन सी दैट आपका एंट्रोपी ज़्यादा है, क्योंकि मैं तो रिटायर्ड हूँ, आप लोग सर्विस में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या किया जाए। और एक ही एग्जांपल कहना कि आप हमारे गाय को देखिए, वो अब बहुत ग्रास ले लेती है, उसके बाद जुगाली करती है। यू नीड टू डाइजेस्ट, अनलेस यू डाइजेस्ट व्हाट यू आर रीडिंग, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, दैट कैन नॉट बी डन। अक्सर मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर से आने से कि जुगाली करना सीखो। जब तक जुगाली नहीं करेंगे बात हजम नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ 50 और 20 साल के बाद युवा पीढ़ी सोचेगा मैं करता क्या।
When I look back, I don't look back my publications. उसको कोई मतलब का नहीं है. एक ही प्रोडक्ट आया नीम कोटेड यूरिया, थैंक्स टू मिस्टर मोदी, दैट हैज बिकम कमर्शलाइज. कलाम के साथ भी काम किया, बट आप व्हेन यू रिटायर एंड सी, जो काम हो कोई मतलब का नहीं है. इसलिए मैं अभी 75 ओनर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा विराम लो, सोचो क्या कर रहे हो, ईक्षा प्रेक्षा अनुप्रेक्षा का साधन लो, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या करना है. ये जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे देखा देखी चल रहा है. और वेस्टर्न वाला सही कहा, मुझे पता है सुलेख जी से हम लोग संबंधित रहते हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी को चेयर्स खोल दिए हैं, बट अलग दिशा में जाएगा. जैन धर्म को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, आत्म साधन करने की जरूरत है. समूह जो देखा देखी हम इसमें चल रहे हैं, बट मेरी बात आपको शायद समझ नहीं आएगा, मे बी 20 साल के बाद शायद समझ में आएगा. थैंक यू सो मच. आई बीन गिवन अपॉर्चुनिटी. मैं सभी को इसको सभी को धन्यवाद करता हूँ दैट मुझे यहाँ क्यों बिठाया गया, शायद सुनने के लिए बिठाया गया हुआ. थैंक यू सो मच. जय जिन. अभी भंडारी साहब कुछ कहेंगे, उसके बाद में अपनी भोजन की व्यवस्था है, वो 2 बजे तक भोजन है. और अब ऐसा है, समय तो हो गया, अब ये अगले सत्र में हम लेंगे जो कुछ भी है. हाँ, माइक देते हैं. समाधान हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, तो एक समाधान मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने अधिकतर पब्लिकेशन इंडिविजुअल देखे हैं जैनिज्म में. आप कोलैबोरेट करो 5-6 लोगों को, तो एक्सपर्टाइज मिल जाएगी और उसी एफर्ट से आपका पेपर का क्वालिटी बढ़ जाएगा. सो वन समाधान इज टू कोलैबोरेट. सभी लोगों से निवेदन है कि 2 बजे यहाँ पर पुनः हाजिर हो जाएं, कि भोजन का समय 2 बजे तक का रखा है, उसके बाद में ये हिस्ट्री का सत्र होगा.